तो ये 40 सीटों पर मुकाबला है। एक तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। अभी जो अंतर देख रहे हैं वोट प्रतिशत का, बिहार में 6 से 10% का अंतर उत्तर दोनों के पुरुषों महिलाओं में हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं निकल रही है वो मोर और लेस एनडीए के वोटर्स। नब्बी कुशवाहा वोट पे राजद का भी दावा है, राजद की तरफ चला गया। सारण में बहुत दिलचस्प मुकाबला हो रहा है राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच। असम कैडर के अधिकारी हैं आनंद मिश्रा, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। बाहुबली की पत्नी लड़ रही है, शादी की है वो उन्होंने, अशोक महतो की पत्नी। अच्छा, इसी चुनाव के चक्कर में अनंत सिंह को पैरोल मिली। वैशाली चर्चित सीट है, वैशाली जिसमें अभी होना है। कौन कौन है? मुन्ना शुक्ला और वीणा देवी। अब ये जाति तंत्र में फंस गई है। ऐसी ट्रेडिशनली माना जाता है कि भूमिहार राजपूत दोनों एनडीए की कंस्टिट्यूएंसी है, इन दोनों को आपस में लड़ा दिया। सारण, सीवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। और एक बहुत दिलचस्प है सहरसा का। जी, सहरसा में शास्त्रार्थ। हाँ, हुआ था, काफी हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट। मंडन मिश्र वाला क्या? ये शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच, मतलब वो शास्त्रार्थों का शास्त्रार्थ है, मतलब है ना। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप देख रहे हैं। एक और मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। नक्शे के करीब आएंगे हमारे साथी अमतेश जी तो आपको मुखर हो जाएगा कि बात बिहार की होने वाली है। इस मास्टर क्लास में हमारे 3 मास्टर, हमारे 3 मेहमान। इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है, अमूमन हम पत्रकारों को या प्रोफेसर्स को बुलाते हैं। इस बार भी जो है वो विद्वान तो हैं ही बिला शक, लेकिन वो IPS अधिकारी भी रहे हैं, बिहार के DGP भी रहे हैं और आप उन्हें गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में भी देख चुके हैं। हमारे साथ अभयानंद सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आपका परिचय किस तरह से कराया जाना चाहिए? शिक्षक अभयानंद जी? शिक्षक के रूप में लोग मानते हैं, इसलिए आप बता सकते हैं। वैसे आपको कौन सा परिचय पसंद है? शिक्षक वाला। फिजिक्स के शिक्षक? फिजिक्स के शिक्षक जी। और हमारे साथ हैं कई चर्चित राजनीतिक किताबों के लेखक, जिसमें बिहार रूल मिसरूल्ड, JP to BJP। रूल मिसरूल्ड पियर्सन से थी, ब्लूम्सबरी से, JP to BJP सेज से थी, और कर्पूरी ठाकुर पर अब इनकी बायोग्राफी आई है पेंगुइन से, जिसका मैं नेता नगरी में भी जिक्र करके आया हूँ। ऐसे इंडियन एक्सप्रेस अखबार के असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी संतोष जी। थैंक यू सौरभ। और तीसरे हैं हमारे इंडिया टुडे हिंदी के साथी, जो रुक्तापुर और रेडियो कोसी नाम की 2 चर्चित नॉन फिक्शन किताबें लिख चुके हैं। हिंदी में प्रांजल गद्य कैसे लिखा जाए, रिपोर्टाज कैसी लिखी जाए, अगर आपको इसकी समझ विकसित करनी है या वैसे भी बिहार को आपको जानना है तो आपको हमारे साथी पुष्यमित्र जी की वो किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं आपकी किताब का टाइटल बताना भूल गया। अनबाउंडेड टाइटल है और सब टाइटल है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लॉ, फिजिक्स, पुलिसिंग एंड सुपर 30। और पब्लिशर? रूपा। तो आप देखिए कि ये तीनों लोग ना सिर्फ विद्वान हैं, अलग अलग वय के भी हैं। कोई अपने 40वें दशक में चल रहा है, कोई 50वें, 70वें दशक में चल रहा हूँ जी। तो अब बिना किसी देरी के ये मास्टर क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये आप लोगों की जानिब बताना चाहता हूँ कि ज़िले 38 हैं, लोकसभा सीटें 40 हैं, पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जब हम सब कैटेगरी देखते हैं बिहार की, भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से या अंचल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कौन कौन से अंचल हैं? इसमें देखिए, आप पुलिस के हिसाब से, पुलिस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, आप पता नहीं वो आप चंपारण वाला बेल्ट देख रहे हैं, चंपारण वाला बेल्ट आ जाएगा, ये वाला बेल्ट। हाँ, और फिर उसके बाद नीचे यहाँ से मनोज वाजपेयी आते हैं, यहाँ से पंकज त्रिपाठी, 2 महान एक्टर जी है बिहार का बिगेस्ट कल्चरल इंपोर्ट लेटली। फिर वो शिवहर सीतामढ़ी उतरेंगे तो मुजफ्फरपुर तक का तिरहुत का क्षेत्र हो जाएगा आपको। ये शिवहर, आनंद मोहन का इलाका, हाँ, मुजफ्फरपुर लीची लाख का इलाका, यस जी, सीतामढ़ी सीता जी का हाँ। और फिर आप मिथिलांचल में लेंगे तो आपको दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। नहीं, तो ये बताइए ये इलाका क्या कहलाता है, जिसमें गोपालगंज है और सीवान है, यहाँ से शहाबुद्दीन जीतते रहे, अभी उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं।
ओरिजिनली इसको सारण कहते सारण, हाँ सारण क्षेत्र ही हुआ। अच्छा ये मुझे दीजिए। हाँ जी। हैं। अरण्य शब्द इससे बना है। अरण्य मतलब जंगल, जंगल। उससे सारण बना है। ये जब रामायण में जो हमारी कथाएं हैं, जंगल में राम लक्ष्मण और सीता जी आए थे, अरण्य कांड। तो यही क्षेत्र था जिसमें शुरुआती दौर में, इसीलिए आप देखेंगे इसके तरफ एक साइड में आरा भी कहलाता है। आरा एक अभ्रंश है जी। जिसका एक्चुअल वर्ड था अरण्य, और उससे वो आरा बन गया है। अच्छा, तो वो नदी है बीच में। कुल मिलाकर के ये तो गंगा जी हैं। हाँ आरा कहाँ पे है? लेकिन वो सर क्षेत्र ये शाहबाद का, आरा वाला। हाँ, वो इधर शाहबाद की बात शाहबाद हो रही है, बट ओरिजिनली हिस्टोरिकली ये सब अरण्य का ही एरिया है। अरण्य का एरिया था। तो ये जो आप सारण वाला इलाका है, इसमें क्या क्या आता है? सारण, सीवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। सारण में तो ये तीनों आते हैं। हाँ अच्छा, सारण में ये तीनों। वो तो पूरा आपका चंपारण चंपारण। हो गया। वाल्मीकि नगर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, आपका चंपारण बेल्ट हो गया। चंपारण। अच्छा, दोनों जंगल है, वो चंपा के जंगल हुए और ये चंपा का जंगल, चंपारण। चंपा अरण्य, चंपारण। वाह, क्या सुंदर नामकरण है। पूर्णिया भी पूर्ण अरण्य, ये भी अरण्य। अच्छा, पूर्णिया पूर्ण अरण्य। तो यहाँ पे इस इलाके में जंगल बहुत हैं क्या? काफी जंगल। हाँ अभी भी बिहार का टाइगर रिजर्व है ना वाल्मीकि नगर में, हाँ, नेशनल पार्क है हमारा, टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में टाइगर रिजर्व है। नेपाल से हम एडजॉइन करते हैं वहाँ। ये जब भी हम ऐसा सुनते हैं, बिहार का है वहीं पर। अच्छा, जब भी हम ऐसा सुनते हैं हमको लगता है कितना पोटेंशियल है टूरिज्म के तौर पे। हाँ। दुनिया जहाँ के टाइगर रिजर्व की बात होती है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात ही नहीं बात ही होती। नहीं होती, जो हमारा नेशनल पार्क में एक है। दरअसल ये पूरा जो नॉर्थ बिहार है ना, सब जंगल ही है। जैसे मधुबन है, ये भी मधुबनी है, मधु का मधुबन। वन है। तो गंडक नदी के इस तरफ जितना इलाका, कहाँ है गंडक नदी का इलाका? ये गंडक नदी गंडक है। नदी है ना। अमितेश जी, ये गंडक नदी आ रही है अब और पहले- ये हाजीपुर के पास इधर गंगा जी से मिल रही है। हाँ हरिहर ये क्षेत्र सोनेपुर के पास है। हाँ। तो ये सोनपुर है। ये वही सोनपुर है जिसका मेला। मेला में, हाँ पूरा। और ये जानवरों के गंगा जी मेले। आ रही हैं। ये नहीं, हाँ ये गंगा जी आ रही वो हैं। ये सोन है। सोन भी आके मिल जाती है सोन भी इसमें। मिलती है और घाघरा भी। ये सरयू, ये घाघरा मिल, ये क्या है? सरयू है। सरयू। इसमें एक गंगा होगी, एक सरयू होगी, दोनों में से। हाँ, ये गंगा है। हाँ, ये तो बलिया से इधर पास से आ रही है हाँ, ना। ये सरयू है। ये सरयू आई, हाँ। ये आई गंडक, ये आई सोन, ये सब मिल गई। हाँ, और फिर अब ये गंगा जी चल रही और ये कोसी आई। ये कोसी है। कोसी की कई धाराएं हैं क्या? कोसी के मतलब छोटी छोटी धाराएं हैं, लेकिन कोसी मुख्य रूप से कोसी ये कोसी है। क्षेत्र में आपको सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, लेकिन अब तो कंस्टिट्यूंसी सिर्फ मधेपुरा रह गया, सहरसा नहीं है। तो दो ही आप मानेंगे वो कि कोसी के ये कहलाएगा कि 2 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी। ये देखिए, जो कई लोगों को ऐसा लगता है बिहार से बाहर के कि बिहार मतलब भोजपुरी। भोजपुरी बिहार की एक भाषा है, इकलौती भाषा नहीं। भोजपुरी स्पीकिंग इलाके कौन से हैं ये बताइए। ये पूरा नॉर्थ। ये चंपारण भी है, सारण भी है। जी। और ये जो शुरू में हम लोगों ने अरण्य वाला एरिया डिस्कस किया, वही छपरा, गोपालगंज, एक सिवान। नक्शे पे दिखाते जाओ, नक्शे पे। यहाँ से यहाँ तक आप काट दीजिए, ये पूरा जो एक एक करके, एक आप लोग एक काम करिए जरा, तो सहूलियत रहेगी। अभी क्या है, आप लोग एक दो वाक्य बोल रहे हो तो मुझे बहुत तेजी से माइक घुमाना पड़ रहा है। मैं एक व्यक्ति के पास आऊँ, वो विस्तार से पूरी बातें बता दे एक अंचल की, फिर दूसरा व्यक्ति बता दे, फिर तीसरा, फिर जिसको जोड़ना है वो, तो व्यवस्थित रहेगा। ठीक है गुरुजी? चलिए, हाँ आप बताइए, भोजपुरी स्पीकिंग इलाका कौन सा है? भोजपुरी स्पीकिंग इलाका जो है, अगर ऐसे काटते हैं तो हम लोग ये नदी है सोन नदी। सोन नदी के इस तरफ और गंडक के इस तरफ। गंडक के इस तरफ नहीं, गंडक के इर्द गिर्द ये दोनों जिले भी भोजपुरी के हैं। बेतिया, मोतिहारी का इलाका, और गोपालगंज, सीवान, सारण, सारण, आरा, छपरा, आरा, बक्सर, रोहतास, रोहतास, भभुआ। भभुआ, ये भोजपुरी। औरंगाबाद नहीं। और नहीं। अच्छा, वो सोन के इधर आ गया। मगध हो गया, मगही। अच्छा, तो ये हो गया भोजपुरी स्पीकिंग इलाका, और प्लस इसमें फिर गोरखपुर से लेके बनारस तक का इलाका जुड़ गया। वो भी भोजपुरी ही है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश का इलाका और बिहार का ये इलाका, ये भोजपुरी स्पीकिंग है। तो ये भोजपुर वाला इलाका, और भोजपुर एक जगह भी है। ये जगह हमने सुनी नक्सलवाड़ी के आंदोलन दौरान। यहाँ पे जरा उसके बारे में बताइए। हाँ, जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आप जानते हैं आरा है। वो पूरा क्षेत्र आप सर कंफर्म करेंगे कि नक्सलवाद का हुआ तो पूरा उभार वहीं से हुआ।
बल्कि उसी क्षेत्र में आप देखिए कि सहजानंद सरस्वती का आश्रम ये तो वो बिहटा में बनाते हैं, वो पास में। आपको और दर्शकों को सहजानंद सरस्वती के बारे में और उनके योगदान के बारे में भी बताना पड़ेगा। किसान आंदोलन के अगर प्रणेता हैं इस दुनिया में, भारत में, वो सहजानंद सरस्वती हैं। उन्होंने जब लेट 20s में 30s में किसान 1920 और 1930 में जब से लेकर के आंदोलन शुरू किया, तो उन्होंने अपना जो कर्म क्षेत्र बताया वो एक पटना और आरा के मुहाने पर बिहटा में बनाया। और आप देखिए वहीं जा कर के जो नक्सल के इवेंट, ये जी आप बोलती रहिए। हाँ, ये पटना, आरा और बीच में ये बिहटा का इलाका जी है। जी जी नक्सल के अभी भी वहाँ सीताराम आश्रम है उनका, उनके नाम से सीताराम आश्रम, मनेर के पहले ही हाँ, जहाँ उन्होंने की मैंने समाधि उनकी अभी बनी हुई है, समाधि पर उनकी वो एक तरह से उन्होंने। तो क्या था सहजानंद सरस्वती जी का किसान आंदोलन? सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन था, मतलब कि बेसिकली बकास्ट आंदोलन था, जो कि एक लैंड सीलिंग के ऊपर लोगों को देने का था कि भाई जिसके पास सीलिंग से ऊपर ज़मीन है वो कंसीड करे ताकि और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो मतलब ये तो भूदान आंदोलन की भी यही भूमिका थी। भूदान एक था कि दान करने वाली बात थी, ये था कि आप उसको एक्वायर करके। बकास्ट क्या होता है कि सेल्फ कल्टिवेटेड लैंड। मैं अगर बरसों से ज़मीन को टिल कर रहा हूँ, जोत रहा हूँ, तो एक सीमा के बाद हमारा उस पर अधिकार होना चाहिए। ये पूरे आंदोलन का मर्म था। तो उसके बाद कुछ ऐसे पॉकेट्स थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास 700-800 कितने बीघा में था। तो वो जब आंदोलन हुआ तो बल से या जिस तरह से कंसीड किया, तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होकर थोड़ा सा वो डेमोक्रेटाइज हुआ, वो आंदोलन चला। तो वो जब पैरेलली बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, समाजवादी आंदोलन चल रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो इस मूवमेंट का था। तो मैं सिर्फ उसमें यही जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये वही लैंड है शाहाबाद, जहाँ की शाहाबाद के करहगा क्षेत्र में 1933 में त्रिवेणी संघ की स्थापना होती है, फर्स्ट कास्ट कन्फेडरेशन ऑफ बिहार। किसने किया था ये? त्रिवेणी संघ में 3 जातियों का समूह था। उसमें एक जगदेव सिंह थे, JNP मेहता थे, और एक शिवपूजन, उनका सरनेम मैं भूल रहा हूँ। तीनों जातियों की, यादव, कोयरी, कुर्मी, तीनों जो पिछड़ी जातियों में जो टॉप में आते हैं, इन तीनों का पहला कन्फेडरेशन था। और इस कन्फेडरेशन से जो नेता निकले, तो बाद में कांग्रेस ने इसको कोऑप्ट कर दिया। तो 1940 के दशक में ये आंदोलन जा करके ख़त्म हो गया, 10-15 साल में। लेकिन ये पहला एक तरह से कहिए कि कास्ट कन्फेडरेशन था। उसके बाद तो आप धीरे धीरे, आप जैसे समय बढ़ता है, जाति की आर्मी बनने लगती है। वो आप देखते हैं कितनी सेनाएं। आप संतोष जी कह रहे हैं तो मुझे ध्यान आ रहा है, मैं क्रिस्टोफ ज़ेफरलॉट की लिखी डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पढ़ रहा था, और आपकी कर्पूरी ठाकुर पे लिखी किताब भी। एक 40s की कांग्रेस दिखती है जो पिछड़ी जातियां और दलित जातियों को कोऑप्ट कर रही है लगातार अपने उसमें। तो अंबेडकर को कमज़ोर करने के लिए जगजीवन राम समेत तमाम नेताओं को कांग्रेस कोऑप्ट करती है। अंबेडकर का संघर्ष चल रहा है हिंदू महासभा के साथ, कांग्रेस के साथ, दलितों की हिस्सेदारी को लेके, रिप्रेजेंटेशन को लेके। और त्रिवेणी संघ वाले संदर्भ में भी आपने यही कहा कि उन्होंने कोऑप्ट कर लिया। और 70s 80s में आते आते कांग्रेस ये सबक भूल गई। तो राम लखन यादव समेत तमाम नेता इंतजार करते रहे अनंत काल तक, और अंततः वो पूरी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स, जनता पार्टी पॉलिटिक्स, जनता दल पॉलिटिक्स, और इसीलिए सदाकत आश्रम में हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। और अब उनके प्रदेश अध्यक्ष को भी एक सांसद बनने के लिए लालू जी के यहाँ अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, और कांग्रेस को भी तब जाके वो सांसदी मिलती है। सत्य है ये। और ये देखिए दिलचस्प है, आज मैं दोपहर में तेजस्वी यादव जी के घर गया था, तो तमाम नेताओं की फ़ोटो लगी हुई थी वहाँ पे। कर्पूरी ठाकुर जी की फ़ोटो थी वहाँ पे, JP की फ़ोटो थी वहाँ पे। तो मैं सब नेताओं को पहचान पा रहा था मोटा माटी, ज्योतिबा फुले और उन सब लोगों की फ़ोटो थी। एक फ़ोटो मैं नहीं पहचान पा रहा था, तो मैंने पूछा, वहाँ संजय यादव जी थे, राज्यसभा सांसद, तो उन्होंने बोला कि ये जगदेव बाबू हैं, त्रिवेणी संघ वाले। नहीं वो नहीं, वो दूसरे जगदेव बाबू हैं। वो कौन से? ये जगदेव प्रसाद हैं। और वो जगदेव बाबू कौन से हैं? वो जो उनका उतना बड़ा नाम, त्रिवेणी संघ के एक नेता थे संस्थापक के तौर पर, ये जगदेव प्रसाद थे।
जिनको कि मतलब लेनिन कहा जाता है बिहार का, 50-60 और नहीं, रिवोल्यूशनरी। नहीं, जिनकी फोटो तेजस्वी जी के यहाँ लगी है हाँ, वो जगदेव प्रसाद। जगदेव प्रसाद, उनके मैं बारे में जिस बताइए। जगदेव पथ में रहता हूँ उन्हीं के नाम पर पड़ा है। अच्छा, तो उनका क्या योगदान है जगदेव प्रसाद जी जगदेव का? प्रसाद का मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिवोल्यूशनलाइज कर दिया आंदोलन को। जैसे पिछड़ा पावे 100 में 60 बोलते थे ना ये लोग, वो 90-10 बोलते थे। हाँ, हाँ, कि 90 इनका हमारा अधिकार, 90% हमें तो 90 का अधिकार होना चाहिए। 10% सवर्ण एक तरफ हाँ, और 90% में का अधिकार अल्पसंख्यक, हमारा। पिछड़ा, दलित, आदिवासी सब एक हाँ, तरफ। तो एक वही जो आंदोलन उसमें चल रहा था वो जेपी मूवमेंट नहीं था, उससे इतर एक आंदोलन था। उसी के आक्रोश में इन पर लाठीचार्ज हुआ है और लाठीचार्ज में अरबल में इनका डेथ हुआ है। जगदेव प्रसाद जी जगदेव का। प्रसाद। जगदेव प्रसाद मतलब बिहार के जो सबसे ज़्यादा मतलब रेडिकल और सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले अपने समाज पर ऐसे नेता थे। उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं जब आप की, कहते हैं अपना समाज तो आपको कुशवाहा- क्या आता है? कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज। उन्होंने पूरे समाज, सम्राट चौधरी जिस समाज से आते हैं, हाँ, कुशवाहा समाज। शकुनी चौधरी, बिहार सम्राट में चौधरी। पिछड़ी जाति में कुशवाहा एक समाज ऐसा है जो धार्मिक नहीं है। वो धार्मिक परंपराओं पर बहुत भरोसा नहीं करता है। वहाँ आपको नास्तिक लोग ज़्यादा मिलेंगे। वो लोग शादी करते हैं तो शादी करने का जो उनका सिस्टम है वो बिल्कुल दहेज मुक्त और ये खर्च मुक्त शादियाँ वो तो लोग करते बहुत हैं। अच्छी चीज़ है। हाँ, उन्होंने दहेज मुक्त ये शादी। जगदेव प्रसाद और उनके साथ यूपी के एक सज्जन थे, दोनों ने मिलकर ये सारी चीज़ें कि अपने समाज को मतलब एक तो धार्मिक ढकोसलों से दूर ले गए और शादी ब्याह खर्च और इस तरह के श्राद्ध वाद में जो खर्च था उससे मुक्त किया। और सम्राट अशोक को लेके जो ये चलती है बातें जी, कि ये हमारे कुशवाहा हैं, मौर्य समाज के हाँ, नेता। हाँ, जी, इस तरह की चीज़ें से भी उन्होंने जोड़ा। तो वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने समाज के लिए किया। उनका अप्रोच बहुत एग्रेसिव होता था। स्टेट को परेशानी बहुत होती थी उससे, क्योंकि बहुत एग्रेसिव होता था। वो जहाँ चले भीड़ बहुत होती थी। सोशल थॉट्स अपनी जगह पर, उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, लेकिन अप्रोच टू पॉलिटिक्स एंड सोशल इश्यूज वो बहुत एग्रेसिव था। इसीलिए जो पर सर वो जरूरी नहीं था, क्योंकि आप स्टेटस को चैलेंज कर रहे हो और आप हो सकता है डोमिनेंट फ्यूडल कास्ट जो मैं है, ये नहीं जिसमें कह रहा राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, उनको चैलेंज कर मैं रहे ये हो। नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा था या बुरा था। आई एम जस्ट सेइंग कि वो एग्रेसिव था, तो स्टेट को बहुत परेशानी होती थी। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता था, इसीलिए उसमें फायरिंग हो गई एक हाँ, खड़े सिचुएशन। रह गए। है। हाँ, क्या फायरिंग हो गई? अरवल में उनका एक एजिटेशन चल रहा था, तो वहाँ जो एसडीओ और डीएसपी साहब थे ड्यूटी पर, उनको फायरिंग करनी पड़ी और उनका देहांत हो गया। अच्छा, जिसमें उनकी मृत्यु हुई जगदेव प्रसाद जी की, वो भी एक ऐसे ही मामला था। अच्छा, ये पूरी बातचीत शुरू हुई थी क्योंकि मेरी ये क्वेरी थी कि भोजपुर और उसके आसपास का इलाका, जैसे हम लोग जब इतिहास में पढ़ते हैं तो बाबू कुंवर सिंह और वो पूरे जो खंड काव्य लिखे गए, गंगा नदी को बाँ समर्पित करना आदि इत्यादि 1857 में, लेकिन आज़ादी के बाद ये इलाका नक्सलियों का गढ़ कैसे बन गया? और वो क्या थे, कॉमरेड विनोद मेहता। नहीं, विनोद पांडे या क्या नाम था उनका, जो भाकपा माले का पूर्ववर्ती जो स्वरूप था। अरे आपने अपनी किताब में विस्तार से लिखा है, विनोद मिश्रा, कॉमरेड। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये भोजपुर का इलाका नक्सलियों का गढ़ कैसे बना? क्योंकि जब हम औरंगाबाद और गया समझते हैं तो हमें बूढ़ा पहाड़ की कहानी, पलामू, चतरा, ये सब कहानी सुनाई जाती है कि भौगोलिक दुर्गमता, पर ये तो पटना के बिल्कुल बगल में था। दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग है। बताइए सर। जो पहला आपने कहा, भोजपुर, आरा, बक्सर, ये किसान आंदोलन से रिलेटेड है, सहजानंद सरस्वती जी का जिक्र हुआ, उससे रिलेटेड है ये। तो जो नक्सलिज्म आप गया और जहानाबाद में देख रहे हैं, उससे भिन्न है। जी बताएं। और यहाँ पर जाति का नहीं था, किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ और उसके थ्रू जो ज़मीन से रिलेटेड इश्यूज आया, उसके थ्रू नक्सलिज्म ग्रो किया था। नॉट एग्जैक्टली नक्सलिज्म, बट हाँ, किसान ज़मीन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो आया था। कौन लीड कर रहा था इसको? किसान आंदोलन के जो नेता लोग थे, जैसे जो आपने बताया अभी, कॉमरेड विनोद मिश्रा। नहीं, आई डोंट। नहीं, उसमें सहार क्षेत्र में जगदीश मास्टर सबसे जगदीश पहले। मास्टर। हाँ, जगदीश जी। मास्टर जो एकवारी गांव है सहार क्षेत्र में भोजपुर का,
ये इतना सुना हुआ क्यों लग रहा है ये नाम एक ये बार? किताब में पहले मेरी किताब में रूल में सोल में चल एक पूरा चैप्टर है, हाँ। द रेड रेस जो चैप्टर है, जी, इसी जी, जी। इसी गांव की चर्चा है कि सोना बेचो लोहा खरीदो, ये उन्हीं का नारा था। मतलब जगदीश ये मास्टर। ये उनका नारा नहीं था, ये उनके मतलब ये उनको काउंटर करने के लिए बरमेश्वर मुखिया का नारा था, लेकिन दोनों एक ही गांव में थे। मतलब जो गोली जो चलती थी रोड के इस पार और उस पार वाली बात थी। और अभी भी मतलब आप जाएंगे तो मैंने लिखा भी है कि वो जो पुलिस जो तोड़ देती है ना छज्जा घर का, टूटे छज्जे वाले घर जो कुर्की जब्ती होती थी, वैसे घर अभी भी मिल जाएंगे। लोगों ने अभी तक रिपेयर नहीं किया है उस चीज़ को, तो उस क्षेत्र में हुआ। लेकिन सर ने जो बता रहे थे वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि एक किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है और ये कैसे सोन नदी के किनारे पूरा मगध क्षेत्र जो है, इंक्लूडिंग गया वाला इलाका, गया, जहानाबाद, आपका औरंगाबाद, इस क्षेत्र में और पूरा शाहाबाद का क्षेत्र मिला करके नक्सलिज्म कैसे फैलता है। शाहाबाद कौन सा इलाका है? शाहाबाद वो आरा बक्सर वाला हुआ आपका। ये भोजपुर वाला है, आरा और बक्सर ये भी ये सब भी और रोहतास और कैमूर, हाँ। ये शाहाबाद का इलाका तो है। शाहाबाद का पार्सली था, मतलब कि खास करके भोजपुर जिसको हम आरा बोलते हैं, तो ज्यादा भोजपुर में हुआ। शेष मगध क्षेत्र में काफी मैसेकर्स हुए। मतलब अगर आप मगध का इलाका कौन कौन सा है? हाँ, सोन वो नदी सर के, ये मगध तो के हैं, भोजपुर बताइए। वाला हो गया। आप गया के रहने वाले, हाँ, बताइए सर सर। मगध के हैं। गया, जहानाबाद, अरवल, गया, आपका- औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, ये पुराना मगध डिवीजन नालंदा, नवादा। ये भी मानते हैं, बट ये कल्चरली अलग हो जाता हाँ, मगही बोली जाती है, सेम मगही डायलेक्ट है। है। भाषा के मामले में से नवादा, शेखपुरा भी, नवादा भी आएगा। थोड़ा सा कह सकते हैं। इन सब इलाकों में ये मगध का इलाका है और मगही बोली मगही जाती बोली है। जाती वो जो दुकानों में मगही पान बिकता है वो वही वही हाँ? चीज वही है। वही चीज। वो यहीं का है। हाँ। अच्छा। और इसमें जो नक्सलिज्म है सौरभ जी, जी ये काफ़ी अलग नक्सलिज्म है कंपेयर टू दिस एरिया। थोड़ा बताइए सर, जहानाबाद में जेल ब्रेक भी हुआ था, हाँ, हैं? तो ये जो है ये ज़्यादा रीसेंट है। हिस्टोरिकली अगर देखिएगा तो इस एरिया का जो नक्सलिज्म है वो इससे इसमें आप पुराना पटना भी जोड़ रहे हैं बार बार। है। हाँ, मान ले सकते हैं, पटना भी तो कॉन्टिग्विटी ही है। हाँ। इसमें जो भी नक्सलिज्म आया वो किसान आंदोलन से रिलेटेड था, ओके। और इसमें जो आया है ये अलग इशू है। ये क्यों? बिहार इतना बड़ा है, अगर आर्थिक असमानता की बात करें, जातिगत असंतोष की बात करें, तो वो तो पूरे ही बिहार में था। इसी इलाके में क्यों इतना डेवलप हुआ, गया औरंगाबाद के इलाके में? गया का जो इलाका है और ये जो औरंगाबाद ये जो इलाका है, ये बहुत ज़्यादा गरीब सूखे का इलाका है। यह बहुत ज़्यादा गरीबी रही, अकाल पड़ते रहे और मुसहर आबादी और इस तरह के गरीब बहुत विपन्नता थी, उस तरह की आबादी रही। और ये इलाका सोन नहर के कारण बहुत संपन्न रहा खेती के हिसाब से। ये सासाराम का, कैमूर का, हाँ, सोन बक्सर नहर का। के कारण जी। इधर सोन नहर नहीं आई, सोन नहर इधर ही रही। तो यहाँ किसान ज़्यादा हुए और एक तरह से संपन्नता हुई। तो यहाँ जो लड़ाई हुई किसान और खेतिहर मजदूर के बीच में हुए। और यहाँ तो जो विपन्न थे, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में जो विपन्न लोग होते हैं, वहाँ नक्सलवाद जैसे होता है, झारखंड टाइप का नक्सलवाद यहाँ हुआ। तो यह इसलिए दोनों अलग अलग है। यहाँ अतिशय गरीबी के कारण हुआ और यहाँ किसान और खेतिहर मजदूरों के बीच के संघर्ष की वजह से हुआ। उसमें देखिए ना, दलेल चक, ये औरंगाबाद का जो बड़े बड़े मैसेकर हुए हैं, दलेल चक भगोरा 1986 का, फिर 97 में शायद वो लक्ष्मणपुर बाथे का बड़ा मैसेकर हुआ। हाँ, सेनारी का है। सारे जो बड़े बड़े मैसेकर हुए हैं वो मगध वाले बेल्ट में ही हुए। 30 साल के अंदर में एक आध 100 मैसेकर है जिसमें 100 से ज़्यादा नरसंहार। हाँ, और उसमें 100 हो ही जाएगा। और उसको 20 से लेकर के 60-70 तक का जो डेथ्स है इन वन इंसिडेंट, इस टाइप का इंसिडेंट में आप उस समय तो आई वॉज इन द सर्विस, तो एवरी नाइट या लगता था कि अब सुबह उठेंगे तो पता नहीं कहाँ से कौन सूचना आ जाएगी। सर आपके ये किस साल ज्वाइन किए हैं आप? 1977। बेलची तो उसी साल में हुआ है। बेलची कहाँ पड़ता है? पटना। ये बेलची वही नालंदा। बेलची का हत्याकांड है जहाँ जिसमें दलितों को मारा गया था। जी। कुर्मी जाति के लोगों पे इल्जाम लगा था। उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कहा जाता है जी। और ये नालंदा का इलाका था कि पटना का? पटना सटा हुआ। और यहीं पे इंदिरा गांधी हाथी पे बैठ के तारकेश्वरी सिन्हा के साथ आई थी। हाँ, बारिश हुई थी, जगह जाने का जगह नहीं था। वही है। तो कहाँ पड़ता है बेलची? क्योंकि बेलची कांड हम लोग बड़ा सुनते हैं। पटना और नालंदा के बॉर्डर पर।
इसी इलाके ये धनौरा से आगे इसी आसपास धनरुआ। धनरुआ है। उसी के आसपास हुआ। इसी जगह है। अच्छा, ये तो हिलसा तो मछली भी होता है ना, ये हिलसा जगह दिख रहा है। हिलसा वो नालंदा का जगह है। हाँ, अच्छा जी उससे जी। रिलेटेड नहीं है। दोनों जगह का ऐतिहासिक ये भी है, संदर्भ भी है। ये इलाका बाबू कुंवर सिंह का इलाका रहा है, तो एक विद्रोह की परंपरा भी उस इलाके में रही है। और यहाँ बोधगया मठ आंदोलन बहुत मजबूत आंदोलन रहा। थोड़ा समझाइए बोध गया मठ आंदोलन। बोधगया जेपी मूवमेंट के बाद जेपी के कई लोग चले गए राजनीति में, लेकिन जो छात्र कुछ ऐसे थे जो राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने एक संगठन बनाया, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी। जी। इन्होंने बिहार में 2 बड़े आंदोलन किए। एक भागलपुर में किया गंगा मुक्ति आंदोलन, और एक किया बोधगया में बोधगया मठ आंदोलन। ये भागलपुर इधर जी। यहाँ गंगा मुक्ति आंदोलन और यहाँ बोधगया मठ आंदोलन। बोधगया मठ के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, हज़ारों एकड़ ज़मीन थी। इसको मुक्त करके गरीबों में बांटने के लिए आंदोलन हुआ। तो और वो फिर बटा भी ज़मीन बटी भी। और यहाँ गंगा मुक्ति आंदोलन जो हुआ, तो गंगा पर ज़मींदारी थी एक ज़मींदार की, तो ज़मींदारी के जो अवशेष बच गए थे उनके खिलाफ ये 2 बड़े आंदोलन हुए। तो इसलिए उसके बाद फिर इस इलाके में विद्रोह की परंपरा भी रही। मैं देखिए, आप तीनों लोग तो बिहार से ही हैं और आप तो इसी इलाके से हैं। मैं एक दफ़ा अपने कुछ मित्रों को कह रहा था जो अमेरिका में सिलिकॉन वैली में काम करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि अगर मैं आप लोगों को गया से नालंदा के बीच एयर ड्रॉप कर दूं, वो जोग्राफिकली इतना खूबसूरत इलाका है, पहाड़ियाँ हैं, हरियाली है, यू वॉन्ट बिलीव दैट यू आर इन बिहार। जो स्टीरियोटाइप वाला बिहार आपने सुना है, मैं तो बिलीव करूँगा क्योंकि मैं यहाँ लगातार देख रहा हूँ। ये इलाका विकसित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जलवायु रिलेटिवली बेहतर है, ये बहुत कमाल का आईटी सेक्टर बन सकता है। नालंदा और गया की कनेक्टिविटी बहुत है, आपके पास पटना में एयरपोर्ट है, आई एम श्योर आपके पास गया में भी एयरपोर्ट होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब हो गया। तो ये एक बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों नहीं बन पा रहा है? नालंदा गया पटना वाला ये जो सर्कल है, इस तरह से जैसे दिल्ली आगरा और जयपुर एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। लैंड डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब जिनके पास है उनके पास बहुत ज़्यादा है। और सरकार एक्वायर नहीं कर सकती है सरकार का SEZ policy- बनाने के लिए, आईटी पार्क बनाने के लिए। सरकार को अपना पॉलिसी बनाना होगा। बट ये जो नक्सल प्रॉब्लम यहाँ आया था वो डिस्पैरिटी के कारण। ज़मीन कुछ लोगों के पास बहुत अधिक है और उससे कुछ होता भी नहीं, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं। सर, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के कारण भी हुआ। जो चीफ मिनिस्टर बने, जब श्री बाबू आए, वैसे मुंगेर के थे। बेगूसराय में देखिए इंडस्ट्री कितनी, 13 इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई बेगूसराय में। अभी में रिफाइनरी, खाद का कारखाना, अभी उसके थोड़ा दर्शकों को सहूलियत के लिए बता दें, मुंगेर ये इलाका है जो अपने योग के संस्थान के लिए मशहूर है। कई लोग कट्टा वट्टा कह देते हैं, उस पर यकीन मत किया करिए, है ना। लेकिन बेसिकली औद्योगिक बहुत गलत नहीं है। है नहीं सर, लेकिन कई बार ये हम किन स्मृतियों को ध्यान रखना चाहेंगे आप कर सकते जी। अब तो कट्टा नहीं होगा। अब नहीं, अब बहुत कम है। अब असेंबलिंग की बात आती है रिपोर्ट की, वहाँ बन नहीं रहा है। कुछ बात थी, कुछ- महाराज नहीं, असेंबल भी क्यों हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, कलकत्ता से आ रहा है। हाँ। वो लोग जो बताते हैं मुझे कि अब यहाँ मुश्किल पुलिस का इतना पेनिट्रेशन हो गया है। 2 ही गांव हैं मुंगेर कासिम बाजार थाने के अंतर्गत में, वही 2। हाँ, उसी दोनों गांव के अंदर में जो है, वहाँ मैं एक बार गया था स्टोरी करने के लिए। उस स्टोरी का याद है, स्मोकिंग गन्स ऑफ मुंगेर करके था। तो मुझको लेथ मशीन दिखाया गया था जो बनता था। तो मैं जब 5 मिनट के अंदर में करीब 500 लोगों की भीड़ हो गई। मैं पूरा पुलिस प्रोटेक्शन में गया था, बोला कि जल्दी से निकले नहीं तो हमला कर देगा। मतलब आप ये सोचिए कि इन लोगों का इतना ये था, और सब अपना हाथ लोगों का दिखा रहा था कि देखिए इन लोगों का तलवार देखिए, वो बनाते हैं। ये आज की बात नहीं, 10-15 साल हो गया। उसी समय धीरे धीरे क्या हो गया कि लोग असेंबलिंग करने लगे। उनके पार्ट्स कुछ बांग्लादेश से, कुछ कलकत्ता से आते थे। ये लोग असेंबल करके वो आप बोलते थे कार्बाइन, जो बोली बनाते थे। लेकिन मुझे लगता है कार्बाइन 38 कार्बाइन बना कुछ भी बनाते भाई आप, उसकी डुप्लीकेसी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा समझना चाहिए कि मुंगेर जो हथियार के रूप में या लोहे के काम के रूप में विकसित हुआ, वो मोहम्मद कासिम के समय में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम? नहीं, कासिम यहाँ थे, मीर कासिम। मीर कासिम। तो मीर कासिम ने यहाँ अफगान लोगों तोपचियों को बुलाया और बसाया, और उनकी वजह से ही यहाँ ITC का कारखाना खुला, उनकी वजह से ही रेल कारखाना खुला। यहाँ के लोग मेटल का काम करने में एक्सपर्ट थे,
तो जब बंदूक कारखाने यहाँ खुले हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अफ़गानी जो कारीगर थे उनको साइडलाइन करना शुरू किया, क्योंकि वो मुस्लिम थे, और हिंदू जो कारीगर थे उनको बंदूक किसने कारखाने- किया ऐसा? वो पॉलिटिकली ऐसा होता चला कब? गया कि जब बंदूक कारखाने यहाँ खुले, कब? तो आज़ादी के बाद के समय इंडिपेंडेंस के में, पहले। नहीं बाद में इंडिपेंडेंस के पहले से ही वहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक लीगल फैक्ट्री बनाया था, अभी भी है सर। गन फैक्ट्री उसका नाम है, और वो अभी भी सरकार के अधीन वो फैक्ट्री रहती है। वहाँ जो लोग बनाते रहते हैं बंदूक, ट्रेंड हैं, तो वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में उसका सिक्योरिटी देखा जाता है। तो जो वहाँ ट्रेंड होकर के निकले वो लोग बाहर आकर के बनाने लगे। मैं वही बोलना मैं चाहता अपनी था। बात पूरी कर लेना जी चाहता जी हूँ। प्लीज। कि अगर एक कारीगर AK-47 या उसका नकल बना सकता है तो वो असली भी बना सकता है। बिहार सरकार उसकी सेवा क्यों नहीं लेती है अपने हथियार बनाने के लिए? क्यों वो इलीगल है? एक पुलिस अधिकारी ने हाँ, प्रपोजल उनके भेजा, पास स्किल सेट ना उसको सही काम में एक पुलिस लगाया। अधिकारी ने वहाँ से प्रपोजल भेजा कि बिहार सरकार को इनसे अपने लिए हथियार बनवाना चाहिए, सस्ते बनाते हैं, ये स्किल्ड लोग हैं। अगर स्किल्ड लोगों से आप काम नहीं लेंगे तो बदमाश हो जाएंगे। उसी तरह से आप देखिए कि वही सरकारी कारीगर जो थे ना, वो चले गए इलीगल फील्ड में और एक चेन ऑफ ट्रेनिंग शुरू हो गया। दूसरी बात मैं बताता हूँ, ये जो इलाका है नालंदा और नवादा का इलाका, यहाँ मास्टरमाइंड लोग हैं। नालंदा और नवादा, हाँ, किस चीज के मास्टरमाइंड? ठगी के। जो जैसे जामताड़ा में होता है। हाँ, ये भी स्किल्ड लोग हैं, इनके स्किल का यूज़ नहीं हो रहा है, बेरोजगारी है तो ठग हो गए। नालंदा में है वो जगह। नहीं, नवादा में भी, ठग। नवादा में भी। अभी हाल फिलहाल अच्छा। साइबर क्राइम में हाँ, जी जी। अच्छा जरा हम लोग चंपारण, शाहाबाद, चंपारण, सारण और शाहाबाद के इलाके से भोजपुर के इलाके में आए थे। फिर श्रीकृष्ण सिंह का, बाबू श्रीकृष्ण सिंह का जिक्र हुआ जो मुंगेर के रहने वाले थे, तो ये विषयांतर कट्टे की तरफ हो गया। हाँ। मुंगेर के रहने वाले श्रीकृष्ण बाबू चुनाव लड़ने जाते हैं बेगूसराय। बेगूसराय को अपनी राजनीतिक कर्मस्थली बनाते हैं, इसीलिए बेगूसराय में आपको एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब मिलता है। एकदम। जी, और आपने कहा कि जो बेगूसराय में हो सकता है वो गया और नालंदा में भी हो सकता था, पॉलिटिकल विल। नालंदा में हुआ ना, नीतीश कुमार आए तो नालंदा में भी हुआ। लालू जी पर आए तो अपने गोपालगंज में किया उन्होंने, ज्यादा अलग बात है। अपने Industries। नहीं, इंडस्ट्री नहीं किया, जो भी डेवलप किया, गांव को डेवलप किया। जिसे नीतीश कुमार आए तो उन्होंने एक राजगीर में कन्वेंशन सेंटर बनाया, मतलब एयरपोर्ट का भी प्रपोजल है। अभी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं का। सर, लेकिन ये बताइए ना, कन्वेंशन सेंटर अच्छी चीज़ है, डेवलपमेंट है। हाँ, जब इंडस्ट्रीज आती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, फ्लरिश करती है, जो बेगूसराय में लगातार हुई। वो उनके बाद श्री बाबू के बाद हुआ ही नहीं, यही तो है। लालू जी ने छपरा और मधेपुरा में रेल कारखाना, मरवाड़ा वाला, हाँ छपरा और इसमें खुलवाया। हाँ, ये बात यहाँ भी आयुध से संबंधित कुछ है राजगीर में, हाँ। जो नीतीश जी ने खुलवाया है। अच्छा, तो ये हो गया आपका इलाका मगध वाला, ठीक है, ये मगध हो गया। अब ये इलाका जो है, ये वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये सब क्या तिरहुत कहलाता है? वाला। तिरहुत। हाँ। तिरहुत में क्या क्या आता है? तिरहुत में मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी इधर है महाराज। ना इधर होगा, ये रहा ना? ये सीतामढ़ी और शिवहर। ये जो ऐसे लंबाई में ये चला रहा है, ये 4 तिरहुत हैं, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। कमिश्नरी है, लेकिन इसको रीजन वाइज मिथिला कहते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हिस्टोरिकली ये एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। हाँ, तिरहुत। ये पूरा तिरहुत प्रखंड बोलते थे जिसको, है। आप ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो था, हिस्टोरिकली ये अब सब मिला करके एक ही डिस्ट्रिक्ट था। और इस इलाके में बज्जिका बोली जाती है, मतलब बज्जिका? हाँ, बज्जिका, जो कि आप मगही की हम बात कर रहे थे, हम बात किए भोजपुरी की भोजपुरी, बात की। मगही, बज्जिका। हाँ, मिथिलांचल में मैथिली, और आप मेरा क्षेत्र बचा हुआ है आपका अंगिका, भागलपुर मुंगेर वाला। आएंगे वहां पे, उसके बिना आप मेरे संपादक कमलेश किशोर सिंह, अरे। अंगिका को हम कैसे छोड़ सकते हैं भाई, हैं? अंगीकार कर रहे हैं। अंगीकार करेंगे ही। अच्छा, तो ये तिरहुत का इलाका, पर यहाँ पे मैथिली बोली जाती है, मतलब भाषा किस तरह? बज्जिका। बज्जिका, सॉरी। बज्जिका थोड़े इलाके में मैथिली थोड़ा सटा हुआ। मैथिली वहाँ नहीं है, उसके बाद है। सीतामढ़ी में मैथिली नहीं है? सीतामढ़ी में सीतामढ़ी थोड़ा सा। सीतामढ़ी में है। अच्छा, फिर ये मैथिली वाला इलाका कौन कौन सा है? मिथिला वाले मानते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक सारा हमारा मिथिला वाले तो बेगूसराय को भी जोड़ते ये- हैं। मैथिली वाले दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, पूरा आपका सहरसा, मधुबनी, सहरसा, कम क्लोजर,
मधुबनी का सहरसा, इलाका, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर समस्तीपुर, और सुपौल, सुपौल, सहरसा, सहरसा, मधेपुरा। मधेपुरा, और खगड़िया बेगूसराय को भी थोड़ा थोड़ा माना। खगड़िया, बेगूसराय। अच्छा, ये खगड़िया में ही रामविलास पासवान जी का घर पड़ता है, अलौली? अलौली। ये अलौली है। अच्छा, अलौली। गांव वहाँ पड़ता है। लालू जी का गांव गोपालगंज में पड़ता है। श्री कृष्ण बाबू का हम बता ही चुके हैं, मुंगेर और यहाँ पे। कर्पूरी ठाकुर जी का गांव कहाँ पड़ता है? समस्तीपुर, पितौनिया। समस्तीपुर। हाँ। हाँ, ये तो आपके पूरे एक चैप्टर का नाम ही है। हाँ। अच्छा, ललित नारायण मिश्रा को बम कहाँ मारा गया था? समस्तीपुर में। समस्तीपुर में। समस्तीपुर में। सर वो बताइए जरा, क्या ब्यौरे हैं उसके हमारे पास? देश के रेल मंत्री की बम मारकर हत्या हो गई। ट्रेन का चलना था, इनॉग्रेशन हो रहा था, उसमें मंच पर ही ये इंसिडेंट हुआ था। बम फटा और इंजर्ड हुए, उनको जल्दी जल्दी लाया गया। हमको याद पड़ता है दरभंगा या पटना लाया गया था, ट्रेन से ही पटना लाया गया था, और ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। वो इंसिडेंट ये कब की बात है? 75, 76? 75। हाँ मेरे नौकरी में आने के पहले का, 77 के पहले का। जी जी जी। तो वो जब चेक करिए जरा ललित नारायण मिश्र हत्याकांड डेट। जी सर बताइए। ये इंसिडेंट जब हुआ तो उसके बाद ये एफआईआर हुआ, जो टिपिकल होता है। एफआईआर हुआ, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, 25-30 साल ट्रायल इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोई खास आउटपुट हमको आनंद मार्गियों पे इल्जाम लगा। आनंद मार्गियों पर ही इल्ज़ाम लगा था। अब हमको याद भी नहीं है कि सज़ा हुई या नहीं हुई किसी को। आनंद मार्गियों को जिक्र सुनता हूँ तो मुझे पप्पू यादव याद ध्यान आते हैं। वो आनंद मार्गियों से जुड़े हुए थे? हैं ही आनंद जुड़े हुए हैं आनंद मार्गी मार्गी संप्रदाय के। वो क्या है आनंद मार्गी संप्रदाय, बताइए पुष्पमित्र जी। आनंद मार्गी एक धार्मिक संप्रदाय है, और संयोग से आपके ही इलाके में मुंगेर में प्रभात, क्या नाम था, प्रभात सरकार, वहाँ से ये शुरू हुआ और उनका बड़ा असर रहा। लेकिन वो धीरे क्या है धीरे, इसकी फिलॉसफी, क्या है आनंद मार्गी की? ये फिलॉसफी तो मुझे नहीं ठीक से मालूम। बताइए महाराज। नहीं, मैंने आनंद मार्ग निहिलिस्ट माने जाते निहिलिस्ट। निहिलिस्ट मतलब, इफ यू कैन एक्सप्लेन टू लेमैन। हैं। निहिलिस्ट मतलब अपना कुछ नहीं है, जो है वो खत्म, खारिजवादी। खारिज। निहिलिज्म जो एक लिटरेचर में भी होता है। अच्छी चीज़ एक ये थी कि वो लोग शादी में दहेज वहेज नहीं करते हैं। हाँ। मेरे एक मित्र लेकिन के, ये छोटा था, काफ़ी छोटी संस्था थी ये। और ये भी कहा गया कि उन पे राजनीतिक रंजिश या उनको खत्म करने के लिए इल्जाम ललित नारायण मिश्र की हत्या का लगा दिया गया। साजिश कुछ और भी थी, ऐसी भी बातें चलती हैं। उनके परिवार के लोग अभी तक उस जांच से संतुष्ट नहीं, अभी भी वो पिटीशन चलाते मेन हैं। बात कहते हैं कि उनको अस्पताल तक ले जाने में जानबूझ के बहुत सारे व्यवधान किए गए और डिले हुआ, इसलिए उनकी मौत हो गई। ये कहा जाता है बार बार, उनके परिवार के लोग कहते हैं कि जानबूझ के उनको डिले किया गया। अच्छा, ये एक यहाँ पे हत्याकांड हुआ। हमारे गोपालगंज के मित्र हैं, डीयू में प्रोफेसर हैं, मुन्ना पांडे, बताते हैं गोपालगंज की कलेक्ट्रेट वो कलेक्ट्रेट है जहाँ पे 3 कलेक्टरों के पुतले लगे हुए हैं। मतलब ये बहुत प्राउड की बात नहीं है, पर सत्यता तो यही है। सही बात। क्यों लगे हैं 3? कौन कौन है वो? एक तो कृष्णैया, जिसमें आनंद मोहन को सजा हुई। हाँ, और नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक और हत्याकांड। PN शर्मा नाम था उनका, जी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनका भी मर्डर हुआ है। वो बहुत दिलचस्प कांड था, लेकिन मुझे अभी याद नहीं। वो सीढ़ी से उतर रहे थे, वहीं पर उनको कलेक्टर को गोली मार दी। वो भी गोपालगंज में। तीसरा हमको याद पहले का रहा होगा। ये कृष्णैया वाले मर्डर की क्या कहानी है, बताइए। आपका तो PhD है अच्छा खासा आनंद मोहन पे, स्टूडेंट डेज से। नहीं, कृष्णैया वाली बात तो इतनी चर्चा हुई है, आनंद मोहन की स्टोरी हम लोग इतना कर चुके हैं जी। कृष्णैया कार्ड, अब देखिए, अभी जो मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार शुक्ला, मुन्ना शुक्ला वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं RJD से जी, उन्हीं के भाई थे छोटन शुक्ला। मुन्ना शुक्ला के भाई थे छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला का उस इलाके में पूरा वर्चस्व था। किस इलाके में? लालगंज वैशाली वाले इलाके में। ये वैशाली का इलाका है, इस इलाके में था। हाँ, तो वहाँ 2 गुटों की लड़ाई हुआ करती थी। एक दूसरा गुट भूमिहार समाज से आते हैं। ये भूमिहार समाज से आते हैं। तो वो लड़ाई होती है। उसी टाइम में क्या है कि आनंद मोहन साहब समता पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। एक अलग पॉलिटिकल अलाइनमेंट का प्रयास। इनकी तो कुछ बिहार पीपुल्स पार्टी थी। अपने समता पार्टी बन गया, बिहार पीपुल्स पार्टी उन्होंने बाद में बनाया, पहले तो उसके फाउंडर मेंबर थे। तो इनको लगा क्या कि अब वो जुलूस निकलता है, उनका शोक सभा जुलूस लेकर के ले जाना बात है वहीं वैशाली में।
हाँ, वहाँ से निकल करके मुजफ्फरपुर के रास्ते से आ रहा है, लेके चलना है। तो उसी क्रम में क्या होता है कि गोपालगंज से जी कृष्णैया की गाड़ी चलती है, और जो कि मतलब कि चार्जशीट सब में था, जो भी था कि प्रशासन का डीएम है, मतलब एक विरोध हुआ, प्रशासन का डीएम है, मारो। मतलब ये एग्जैक्ट वर्ड्स था, किसने कहा, आई वुड नॉट वांट टू गो इनटू दैट, कि वो मारो। तो उसमें उसी कारण एक तरह से उनको मॉब लिंचिंग हुई जी कृष्णैया की, जिसकी कि कितने सालों के बाद मतलब आप उसमें एक बात ये भी कही जाती है कि कृष्णैया बहुत प्रिय थे लालू जी के, जो कि उनकी वाइफ भी कहती है कि बहुत, उसके बाद भी जब हत्या हो गई तो उनकी पत्नी को लालू जी के आवास में ही रखा गया और उस वक्त बहुत सारे उनको संभाल के भेजा गया। तो लालू जी के बहुत प्रिय थे, इस कारण भी एक टारगेटेड हत्या हुई। वो मुजफ्फरपुर से लौट रहे थे शायद गोपालगंज की तरफ मीटिंग में। मुजफ्फरपुर से गोपाल, लौट रहे थे, वो छपरा से लौट रहे थे मुजफ्फरपुर। हाँ सर, कहाँ? छपरा से? छपरा में कोई मीटिंग, ये छपरा है जी, ये छपरा है डिविजनल कमिश्नर की मीटिंग हो रही थी वहाँ जी। सही बोला। उसके बाद अगर उनको मुजफ्फरपुर नहीं लाते लोग तो सीधे छपरा से गोपालगंज चले जाते, जी, ये छपरा से सीधे गोपालगंज का रास्ता भी है। लेकिन उनको जाना पड़ा मुजफ्फरपुर होके, कुछ पेपर्स कलेक्ट करना था उनको। हाँ, कमिश्नर ने कहा था कि पेपर्स कलेक्ट कर लेना और तब जाना गोपालगंज। तो वही पेपर कलेक्ट करने के लिए वो जा रहे थे गोपालगंज, सॉरी मुजफ्फरपुर जी। और रास्ते में मुजफ्फरपुर के बहुत नज़दीक जब पहुँचे उस समय ये इंसिडेंट हुआ, जिसमें उनका सरैया के और आगे कहीं, हाँ वो एकदम नज़दीक आ गए थे मुजफ्फरपुर के, और उसी समय इंसिडेंट हुआ। भीड़ थी, भीड़ आ रही थी, ये भी जा रहे थे, रोका गया, उनका बॉडीगार्ड को खींच लिया गया। ही सेड कि नहीं, उसको लेके ही हम लोग चलेंगे, तो वो रोके अपनी गाड़ी को, एंड उसी में ही वो शॉट। तो खैर डिटेल है, ट्रायल भी हुआ उसका। अब देखिए, ये पॉलिटिकल मर्डर्स की बात कर रहे हैं हम, तो मुझे ध्यान आ रहा है, मैं मेरे नक्शे में मेरे सामने पटना है, जिसके कंपाउंड में ब्रजबिहारी प्रसाद मंत्री की हत्या होती है, और है गोपालगंज जहाँ देवेंद्र दुबे की हत्या होती है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट मुझे यही ध्यान आते हैं। उस दौर का बिहार लगातार कहीं जेल ब्रेक हो रहा है, कहीं लक्ष्मणपुर बाथे हो रहा है, कहीं पे मालिक और वो सब की सेना है एमसीसी की, कहीं पे ब्रह्मेश्वर मुखिया के नेतृत्व में रणवीर सेना है, कहीं पे ये यहाँ गोरखपुर से राजन तिवारी आते हैं, कहीं से सूरज भान, ये जितने आपके गैंगस्टर, बाहुबली, जो कुछ भी, और सिर्फ ये एक के बाद एक हत्याकांड ध्यान आते हैं। ब्रजबिहारी प्रसाद शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है IGMS के कैंपस में, तो उन्हीं पर आरोप लगा था छोटन शुक्ला के हत्या। हाँ, यस, जो राइवलरी थी उन्हीं पर थी, यस, जिसके कारण कृष्णैया की हत्या हुई। और वो देवेंद्र दुबे जो गोपालगंज, वो भी तो विधायक थे, उनके में भी तो ब्रजबिहारी प्रसाद को कहा गया कि फिर उसका बदला लिया गया इनसे। सब कड़ियाँ, सब सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं, और मतलब एक तरह से क्या वैसी राइवलरी थी क्या कि एक तरफ सवर्ण गैंग, एक तरफ पिछड़े गैंग, मतलब सवर्ण जातियों से आने वाले? इसमें तो सवर्ण ही थे दोनों ना, इसमें दोनों सवर्ण ही थे, लेकिन सवर्ण पिछड़े। ब्रजबिहारी प्रसाद किस समाज से आते थे? राजपूत नहीं है, रमा देवी पिछड़ी जाती थी। ब्रजबिहारी प्रसाद ओबीसी समाज से आते थे, लालू जी की सरकार में मंत्री थे, उनकी पत्नी MP रही ना बीजेपी की। और ये सब, ये जो थे, ये भूमिहार या ब्राह्मण या राजपूत समाज से आते थे, तो वो भी था एक टकराव रहा होगा। लेकिन यह है कि लालू जी का उनको ये था, कास्ट लाइन पर नहीं था, मोर और लेस वो वर्चस्व की लड़ाई थी, एरिया के डोमिनेंस की लड़ाई थी। मतलब वो कास्ट कलर, मुझे नहीं लगता है कि इसमें गैंग वॉर में कास्ट कलर नहीं था, जैसे कि इस इलाके में होता रहा है आनंद मोहन पप्पू यादव में। तो हाँ, तो वो भी तो एक राजपूत वर्चस्व वर्सेस यादव वर्चस्व की लड़ाई थी। वो मंडल के टाइम की बात थी, रिजर्वेशन के टाइम में वो चीज। पर ये सब भी तो वही 90 का दशक, 2000 का दशक ही है ना। उथल पुथल का दौर था। 10 से 15 वर्ष का जो पीरियड है उसमें वायलेंस बहुत प्रिडोमिनेंटली 95 to 2010 और 90 to 2005, 90 to 2005। 90 से 2005। हाँ, पूर्णिया के एक लेखक ने बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है, उसका नाम है पलटनिया। क्या नाम है लेखक का? चंद्रकिशोर जायसवाल जी। पलटनिया उपन्यास में वो लिखते हैं कि कैसे समय पलटा खा रहा है, जातियों का समीकरण पलट रहा है, जिनका वर्चस्व था हट रहा है और नई जातियां आ रही हैं। जी, जो वर्चस्व में आ रही। तो वो पलटनिया का समय था 90 से 2005 का। बिहार पलटनिया खा रहा था, उसमें हिचकोले आ रहे थे, हिंसा हो रही थी, दबंगई हो रही थी, लोगों के साथ किसी की सत्ता टूट रही थी, किसी की कोई पावरफुल हो रहा था। तो वो वही दौर है बिहार का। ये इस दौर में हम लोग लार्जली इस स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं,
ये जो मधुबनी का इलाका है और उसमें भी जो मैथिली इलाका है, खासतौर पे दरभंगा मधुबनी, यहाँ पे भी इस तरह की वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि दरभंगा का हम जब जिक्र सुनते हैं तो सबसे पहले हमें दरभंगा महाराज, जिनकी प्रॉपर्टी को उनके सब लोग बेच के खा गए हैं, दुर्दशा हो रखी। मैं आप ही की स्टोरी पढ़ रहा था इंडिया टुडे में, और उनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, पटना यूनिवर्सिटी के कितने सुंदर सुंदर हॉस्पिटल, हॉस्टल पता नहीं अब उनका क्या हाल है, क्या कंट्रीब्यूशन था दरभंगा महाराज का, बताइए। दरभंगा महाराज एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि दरभंगा के राजा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो जब कांग्रेस की इलाहाबाद में बैठक हो रही थी तो अंग्रेज़ों ने तय किया कि बैठक के लिए कोई जगह इनको नहीं कांग्रेस को दी जाएगी। 1800 समथिंग इसमें चौथी पाँचवीं बैठक हो रही थी, तो दरभंगा महाराज ने वहाँ एक बिल्डिंग खरीद के कांग्रेस को गिफ्ट की थी कि आप यहाँ बैठक कीजिए। मतलब वो तब से आज़ादी की लड़ाई से तब से ये जुड़े रहे। इन्होंने कई BHU में बहुत सारा पैसा दिया, प्रेसिडेंसी कॉलेज में बहुत सारा पैसा दिया, और बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिया ही। और उसके बाद बहुत दिनों तक इससे भी जुड़े रहे, हिंदू महासभा से भी इन लोगों का जुड़ाव रहा यहाँ के राजा का। और उसके बाद जो दरभंगा में हुआ क्या कि दरभंगा में एक समय में जब दरभंगा के वारिस जो थे वो छोटे छोटे थे तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स लगा। कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी जैसे कोर्ट ऑफ वार्ड्स झांसी में लगा था कि अभिभावक, हाँ, अंग्रेज अभिभावक है, तो दोनों बच्चों को खूब अच्छी पढ़ाई मिली और उन दोनों ने बहुत प्रोग्रेसिव काम किए, कामेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह ने। और इसके कारण संपत्ति भी अर्जित हुई कोर्ट ऑफ वार्ड्स के दौरान, और एक समय का बहुत संपत्तिशाली राजघराना हो गया दरभंगा। क्या ये बिहार का सबसे बड़ा राजघराना था? टिकारी, दरभंगा, टिकारी कहाँ पे है? गया। गया में टिकारी, ये रहा टिकारी, कोच और बेलगंज के बगल में, बेलागंज के। गोपालगंज का हथुआ महाराज बड़ा। जब लालू जी बोले कि हम हथुआ महाराज से भी बड़े राजा हो गए अपनी अम्मा को, मछरिया देवी जी को। यस 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 हाँ, यस। वो प्रसंग याद। ऑलमोस्ट एक लेवल के हैं। बेतिया राज, बेतिया राज, हथुआ, दरभंगा, टिकारी। टिकारी से कोई आया पॉलिटिक्स में या कुछ? नहीं, टिकारी से। इनफैक्ट इनका प्रॉपर्टी बहुत है, और आप गौर अगर कीजिएगा तो ये जो प्रॉपर्टी वाले लोग थे, इन लोगों ने 2 एरियाज में इन्वेस्ट किया है, एक एजुकेशन और दूसरा मंदिर। इस 2 एरियाज में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आइए गांव के लेवल पे, तो आपको जो ज़मींदार लोग जो थे वो छोटे थे, इन लोगों की तुलना में छोटे थे। उन्होंने स्कूल में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, ज़मीन दे के स्कूल का बिल्डिंग बना करके। जिस समय हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे उस समय उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। इवन जो लोग गरीब अनपढ़ भी थे थोड़ा सा, जैसे लंगट सिंह का नाम एक है, नॉट एज बिग, जिनके नाम पे मुजफ्फरपुर में कॉलेज है, लंगट सिंह कॉलेज जी। अब आप सोचिए उस ज़माने में जब वो अपने उस लेवल के पढ़े हुए नहीं थे, उनको एक शौक़ हुआ कि एस्ट्रोफिज़िक्स पढ़ाई मुजफ्फरपुर में होनी चाहिए। और उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बिहार गाइडेड होता था, तो वहाँ जा कर के और जगदीश चंद्र बोस से मिल कर के वो लोग, उनके परमिशन के बिना नहीं हो सकता था, तो जा कर के उन लोगों ने एस्ट्रोफिज़िक्स का डिपार्टमेंट खुलवाया मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में, जब पटना यूनिवर्सिटी में नहीं था वो डिपार्टमेंट। तो आप सोचिए कितना प्रोग्रेसिव उनकी थिंकिंग थी कि उस टाइप के लोग बिल्डिंग ही केवल नहीं दे रहे हैं, इस हद तक जा रहे हैं कि पढ़ाई भी साइंस की बहुत अच्छे लेवल पर हो। उस समय ऑब्जर्वेटरी भी थी। हाँ, अभी भी ऑब्जर्वेटरी के मतलब बहुत बुरे हाल में है, लेकिन ऑब्जर्वेटरी मुजफ्फरपुर के किसी कॉलेज में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये मिथिला का इलाका हो गया। अब थोड़ा ये हम पहले भी एक बार कर चुके हैं, लेकिन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब आता है ये सीमांचल का इलाका, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ये 4 जिले आते हैं। ये सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, ये किस में आता है? ये सब मिथिला में। पर ये कोसी अंचल भी इसी को बोलते कोसी हैं। मिथिला जो बोलिए दोनों। मिथिला और कोसी एक ही बात है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। सुपौल, मधेपुरा, ये जो एरिया अभी आपने बताया ना, मधेपुरा, प्लीज कम क्लोजर, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा जी, खगड़िया,
ये खगड़िया कुछ पार्ट उसका। जी। ये इकोनॉमिकली इज द मोस्ट बैकवर्ड पार्ट ऑफ बिहार। दिस एरिया। जैसे इसमें हालत ये है, चूँकि ये रैवेज्ड है, फ्लड रैवेज्ड है, और कोसी का फ्लड अगर आ जाए तो आपका खेती तो ख़त्म समाप्त हो जाए। उसमें गंगा में जब फ्लड आता है तो आपका सिल्ट आता है, बढ़िया सिल्ट आता है, जमीन उपजाऊ हो जाती है। ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। यहाँ कोसी का सिल्ट आया तो समझिए कि आपका ज़मीन ऊसर हो जाएगा, बंजर बालू आता है। बालू बालू आता है, आता वो है। बहुत ख़राब होता है। तो इस एरिया में लोग पक्का का मकान बनाते नहीं हैं, सिर्फ हट्स बनता है। चूँकि फ्लड आया तो उसमें भाग गए वहाँ से, फिर जब फ्लड रिसीड किया तो बना के बैठ गए वहाँ। इस एरिया का आप सोशल स्ट्रक्चर देखिएगा तो बाहरी लोग आकर के ज़मींदार बन गए यहाँ। जैसे वो बाहर हो जाएगा ये एरिया, उसके समस्तीपुर के लोग बहुत ज़्यादा खगड़िया और इस इलाके में, इस एरिया के जो मोस्टली इस एरिया के लोग यहाँ आकर के ज़मीन एक्वायर कर लिए, ज़मींदार। कहाँ के? समस्तीपुर और बेगूसराय के लोग? हाँ, बेगूसराय के लोग भी यहाँ पहुँच जाते थे, तो उन्होंने ज़मीन ले ली, और ऐसे भी बैकवर्ड था। क्या ये बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है? ये इधर गोपालगंज, मोतिहारी, इन सब की तुलना में, इधर नालंदा गया की तुलना में सीमांचल का अररिया भी है, इसको भी जोड़ना किशनगंज चाहिए। भी जोड़ सकते हैं आप। सीमांचल और कोसी का इलाका। इकोनॉमिकली सबसे गरीब जिला जो बिहार का है वो है शिवहर। इसको हम लोग को नहीं भूलना चाहिए जी। ये एक समय में 7,000 रुपये पर कैपिटा इनकम थी शिवहर के साल की? साल। मतलब औसतन वहाँ का नागरिक 7,000 रुपए साल का कमा रहा था हाँ, साल। मधेपुरा का क्या पर कैपिटा प्रति व्यक्ति। और प्रति व्यक्ति आए हमेशा से अभियान सर पूछ रहे हैं मधेपुरा का, मधेपुरा का ठीक ठाक था। उसके मुकाबले बेटर। मधेपुरा में चूंकि हुआ कि कोसी के इलाके की जो आप बात बता रहे हैं ना, जब कोसी में बांध बन गया तो मधेपुरा का इलाका और पूर्णिया का इलाका खेती के लिए अच्छा हो गया। और ये दो जिले हाँ, अगल बगल के। और किशनगंज, किशनगंज में भी अच्छी खेती होती है। अररिया और कटिहार में अभी भी दिक्कत है, लेकिन ये इलाका खेती के लिए बहुत अच्छा हो गया। मक्का, गेहूँ, ये हम लोग खुद भी देख के आए हैं वहाँ पे। मखाना, हाँ, जी। और पहले केला होता था, तो खेती के लिहाज से अच्छा हो गया, संपन्न भी हो गया। ठीक है। और अब आते हैं अंग प्रदेश में। ये देखिए मुस्कान देखिए एकदम। बताइए अंग प्रदेश में क्या क्या आता है? भागलपुर, हाँ, भागलपुर, मुंगेर, बांका। भागलपुर, मुंगेर, बांका, हाँ, जमुई भी, थोड़ा सा पार्ट ऑफ। हाँ लखीसराय। हाँ, तो मुंगेर का ही यही का रसगुल्ला मशहूर है, हाँ बढ़िया। हाँ, बढ़िया का रसगुल्ला है। लखीसराय एक ही डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर से ही पार्ट की निकला है वो सब। बताइए साहब, मुंगेर को छोटा कर दिए, सब बड़ा बड़ा जिला निकाल दिए। शेखपुरा निकाल दिया उसी से ना, शेखपुरा और शेखपुरा। यहाँ तक, हाँ। बल्कि भागलपुर भी एक जमाने में, भागलपुर बांका भी मुंगेर हाँ, में ही सब था। मुंगेर का ही पार्ट था। ये इतना बड़ा जिला था? मुगलों के जमाने में मुंगेर सरकार हुआ करता था। मुंगेर तो एक समय बंगाल की राजधानी, इसीलिए मुंगेर वाले इतना क्या हुआ? रौब में रहते हैं। 1-1.5 साल के लिए मुंगेर बंगाल की राजधानी नहीं है, अच्छा जी। मीर कासिम के जमाने में। और अंगराज कर्ण को मत भूलिए भाई, वो तो उनका तो किला हाँ, है इसको भी। अंग प्रदेश क्यों कहते हैं? और अंगराज कर्ण के नाम से अंगद हुआ, अंग क्षेत्र था ना, तो वहीं के राजा तो कर्ण थे, अंगराज कर्ण। अभी भी कर्णगढ़ है भागलपुर में। आप जैसे नाथनगर से घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, अगर सुल्तानगंज की तरफ से अगर जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय भी यहीं पे कहीं है हाँ, ना? भागलपुर में है, कालगांव के पास। कालगांव। हाँ, वो विक्रमशिला का विश्वविद्यालय आपका मिलेगा। और मशहूर नेता कौन हुए? भगवत झा आजाद यहाँ से हुए। हाँ, भगत आजाद हुए, शिवचंद्र झा हुए, जो कि स्पीकर बने, असेंबली के स्पीकर बने। मैं नहीं जानता हूँ, सॉरी। हाँ, दिग्विजय सिंह नहीं, उन्होंने बांका तो के हुए। मतलब उन्हीं बांका के दिग्विजय सिंह। बांका के- दिग्विजय सिंह। हाँ, यूनियन मिनिस्टर। ये वो दिग्विजय सिंह नहीं है जो कांग्रेस में है। ये दिग्विजय सिंह जो बांका वाले थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, जेएनयू के पढ़े हुए थे, है ना। और इनकी बेटी राजनीति में है ना, श्रेयसी सिंह, अभी विधायक हैं। विधायक है। इनका झगड़ा भी हुआ था नीतीश से, इनका जॉर्ज का है, वही दिग्विजय सिंह है ना ये। वो रेल मंत्री भी रहे, रेल राज्य मंत्री। रेल राज्य मंत्री। और जो मैं बुद्ध के समय में महाजनपद थे, उसमें एक 16 महाजनपद जो उसमें थे। एक अंग भी था, अंग भी था। ये क्या थी, थोड़ा आप दर्शकों को अगर बता सके महाजनपदों की ये जो प्रणाली थी? पहले तो राजतंत्र था नहीं, पहले जनतंत्र जैसी व्यवस्था थी। गणतंत्र। हाँ, गणतंत्र की जैसी व्यवस्था थी। तो उसमें एक ये भी था, गण लोग शासन करते थे, तो एक ये भी था। जब मगध बड़ा हुआ तो सबको हड़प लिया। लेकिन अंग के व्यापारी बहुत फेमस हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, एक दस्तावेजी प्रमाण मिलते हैं एक किताब में
कि श्रावस्ती के राजा ने मगध के राजा को पत्र लिखा कि हमारे राज्य में कोई व्यापारी नहीं है। श्रावस्ती वो उत्तर प्रदेश वाला श्रावस्ती जी। हमारे राज्य में कोई व्यापारी नहीं है, आप कोई व्यापारी उपलब्ध कराइए। तो उन्होंने अंग के इलाके से एक व्यापारी को वहाँ भेजा कि आप जाइए वहाँ बिजनेस कीजिएगा। फिर वहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी वो हो गया। उन्हीं की बेटी विशाखा थी, जिसके बुद्ध जब वहाँ गए तो किसी, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी बाग के लिए बुद्ध ने कहा कि मैं यह चाहता हूँ, उसको खरीदने के लिए उसने वहाँ सोने के सिक्के बिछा दिए थे, वाह, कि उसकी कीमत तय करने के लिए। तो वो अंग का व्यापारी वहाँ जाके व्यापार करता है। चांदो सौदागर वहाँ का हुआ था। वहाँ रेशम का हमेशा से रहा है, रेशम है। टीएनवी कॉलेज वहाँ का फेमस है। अच्छा, अब अगर मशहूरियत पर आए, ये हमने खूब बाहुबलियों की थोड़ी बहुत बात की, भाषिक और सांस्कृतिक किया, थोड़ा संतुलित कीजिए जी। अब अच्छी चीजें इतिहास की, भूगोल की और इकोनॉमिक बड़ी एक्टिविटीज, उनके हिसाब से जरा हमारे दर्शकों को देश दुनिया के बिहार के बारे में बताइए। हमने पिछली बार वहां शुरू किया था, इस बार अंग प्रदेश से शुरू करते हैं। भागलपुर, भागलपुरी सिल्क इतना मशहूर क्यों है? क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल मिलता था और बेस्ट ऑफ द सिल्क भागलपुर, बांका। अभी भी देखिए वहाँ का सिल्क, वहाँ अभी जो डल वाला चादर बोलते हैं वो फेमस है। कौन सा चादर? डल वाला चादर बोलते हैं। डल वाला। हाँ, ठंड के दिनों, गर्मी के दिनों में पतली सी चादर, पतली सी ठंडक चादर। का तो एहसास। पीली सी चादर हम लोग बचपन में पहना करते थे, ओढ़ा करते थे। ओढ़ा करते, बस विश्वास का बना होता है। अभी भी काफी बनता है। बांका में भी इसका काफी ग्रोथ हुआ है। इसकी वजह रॉ मटेरियल से ज़्यादा ये है कि यहाँ का जो परिवेश है, यहाँ जो ह्यूमिडिटी है वो वस्त्र निर्माण के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। क्योंकि जब ह्यूमिड इलाका होता है वहाँ धागा कम टूटता है। अर्जुन का जो पेड़ होता है ना, कहुआ जिस का पर पेड़, रेशम उगता है। हाँ, जिस पर तो वो काफी प्रचुर होता है। बांका में होता था। हाँ। लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि ह्यूमिडिटी के कारण वो धागा टूटता नहीं है, तो कपड़े अच्छे तैयार होते थे। तो ये यहाँ बुनकरों का इलाका भागलपुर में हमेशा से रहा है। चंपानगर में काफी था, जो कि अब धीरे धीरे मतलब वो कमजोर होता गया। उसको और ऐतिहासिक रूप से सर इस एरिया में क्या मशहूर है? पुराना विक्रमशिला बांका, हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इसके व्यूज अभी बचे हुए हैं, भग्नावशेष सब बचे हुए हैं। आप क्या बढ़िया होता कि सरकार नालंदा में तो चल ही रहा है प्रोजेक्ट, पता नहीं किस स्थिति में है, नालंदा और विक्रमशिला में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनती, दुनिया भर के लोग नए सिरे से आते हैं ना। नालंदा में ट्राई किया गया है, हाँ, बट उसमें भी जो वीसी अपॉइंट किए गए थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। पता नहीं क्या उसी लाल सीताशाही की भेंट चढ़ गया, कुछ है उसी टाइप का। बिल्डिंग तो बड़ा, हाँ, बिल्डिंग बड़ा बना, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है वो पता नहीं। लीडरशिप नहीं मिली, हाँ, उसको चलाने वाला लीडर अच्छा नहीं मिला। बहुत देखिए यूनिवर्सिटी सबसे पहले प्रोफेसर्स और प्रशासकों से होती है, बिल्डिंग तो बनी जाएगी। विजन वाला आदमी, जैसे कि अमर्त्य सेन का विजन था उस विश्वविद्यालय को शुरू करने के पीछे, तो वैसा कोई विजनरी आदमी उसको चलाने वाला नहीं। बहुत मीडियोकर किस्म के लोगों को वहाँ रखा गया, जो ऊपर वाले लोगों के को प्लीज करने में लगे रहे, उसको प्लीज करने में लगे रहे। तो विक्रमशिला एक मशहूर जगह चीज बताई आपने, और क्या है मशहूर इस इलाके में? अंग प्रदेश में बताइए महाराज। अंग प्रदेश में ऑफकोर्स में हमने भागलपुर यूनिवर्सिटी है, उसमें टीएनवी कॉलेज का 5 किलोमीटर में अब कैंपस अब तो थोड़ा कमजोर हो गया है। वहाँ के डिग्री कितने साल में मिलती है बताइए? यहाँ यूनिवर्सिटी कौन सी है? अब तो 3 भागलपुर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। तिलका मांझी जी कौन थे? तिलका मांझी अब बहुत बड़े ट्राइबल हीरो, ट्राइबल आइकन हैं। झारखंड के हाँ, सटे इलाके के थे। बहुत बड़े और फ्रीडम उन्होंने फाइटर। भागलपुर के अंग्रेज कलेक्टर को मारा था। अच्छा, तो इसलिए तिलका और मांझी बाद में उनको भागलपुर में ही फांसी पर लटका दिया गया था। तिलका मांझी चौराहा भी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हाँ, स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी चौक भी है। और रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर यूनिवर्सिटी के वीसी भी हुए, वाइस चांसलर। अच्छा, तो ये तो झारखंड का बॉर्डर भी है जी भागलपुर। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है बिहार में, वो काफ़ी बड़ा पोर्शन वहीं से आता है। यहाँ का लंगड़ा आम बहुत फेमस है। कतरनी चावल बहुत यहाँ का फेमस है। खाने की अगर बात करें, आप खाने के शौकीन आदमी हैं जी, बहुत ज्यादा। हाँ, सारी मशहूर चीजें बताइए। कतरनी चावल मशहूर है, कतरनी और लंगड़ा आम भागलपुर का, वो पदम दूधिया मालदो जिसको बोलते हैं ना। यहाँ का जर्दालू जर्दालू आम बहुत दूधिया आम भी पतला और जर्दालू छोटा वाला पैक होके देश में हर जगह जाता है। राष्ट्रपति को दिल्ली जाता है, हाँ, राष्ट्रपति को भी बसंत कुंज जाता है। मैं बसंत कुंज में रहता हूँ। दुकानों में जाता है नहीं, लेकिन सरकार गिफ्ट के तौर पर भेजती है। अरे सरकार छोड़िए, हम पैसा देंगे, हमको आप किसानों से कनेक्ट करवा दीजिए, हमको भिजवा दीजिए। हम संकल्प लिए हैं कि इस गर्मी में हम 21 किस्म का आम खाएंगे।
हाँ, और एक- तो उसमें दूधिया जर्दालू हमको जोड़ना है। और यहाँ एक आम के किसान ऐसे हैं कि एक ही पेड़ में 21 किस्म का आम भी हुआ है। हाँ, वो तो हमारे मलिहाबाद में भी, लखनऊ में भी हैं। तो दूधिया मित्रों, दूधिया जर्दालू को अपनी लिस्ट में जोड़ लें। अक्षय जी ध्यान रखिएगा जी। हाँ, आम का इलाका है। और अच्छा, और इससे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय की भी सीमा है। ये भोजने पे बात करते रहेंगे 2 घंटा मास्टर क्लास हो जाएगा। ये इलाका किस चीज़ के लिए मशहूर है? जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा। जमुई का तो इलाका जंगल का इलाका है, झारखंड से सटा हुआ इलाका है। यहाँ तेंदुपत्ता खूब होता है और क्लाइमेट यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ एक जगह है सिमुल तल्ला, सिमुल तल्ला। हाँ, यहाँ एक प्रोजेक्ट स्कूल है बिहार गवर्नमेंट का, और जहाँ की क्लास 10 के 12 तक, क्लास 10 तक है ना, 12 तक है। शुरुआती दिनों में जब स्टार्ट हुआ था, आज से 5-7 साल पहले, बिहार बोर्ड के 1 से लेकर 25-30 टॉपर यहाँ के हुआ करते थे। इतना अच्छा स्कूल, जाना मुझे पड़ा। पड़ा उस चीज़ को रेप्लिकेट करने की जरूरत थी जो रेप्लिकेट नहीं हुआ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है सिमुल तल्ला जो जगह है ना, वो इतने अच्छा वहाँ पानी मिलता है कि एक समय में बंगाल के लोग आके वहाँ आते थे, 3 महीने रहते थे। तो 3 महीने रहने के लिए उन्होंने कोठियाँ बनाई सिमुल तल्ला में। सिमुल तल्ला में आज भी हम लोगों को 100 से अधिक बहुत आलीशान कोठियाँ खंडहर नुमा। खंडर हो गए। हाँ, अरे उनको बोलिए ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम करें, कुछ करें, हम लोग भी जाके रुके। तो वो मतलब एक ऐसी टूरिस्ट वाली जगह थी जहाँ लोग टूरिज्म का पोटेंशियल बिहार अपना बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं कर और रहा है। वहाँ अभी भी वो कोठियाँ दिखती हैं। विवेकानंद आगे रहते थे और एक फिल्मकार थे, वो आके रहते थे। स्वामी विवेकानंद आके रुके। तो वो बहुत अच्छी जगह रहने के लिहाज से थी। ऐतिहासिक बात हो गई, सब खंडहर हो गया है बिल्डिंग। खंडर अभी भी खंडर वो दिखते हैं। अच्छा, ये वाला इलाका सर आपका नालंदा, गया, औरंगाबाद, अरवल, इसमें क्या मशहूर है? अभी राजगीर का ग्लास ब्रिज, जी, राजगीर का ग्लास ब्रिज है इंटरनेशनल। अभी आप विजिट कीजिए कोई, और वहाँ जो सफारी है वहाँ का, राजगीर का सफारी, जंगल सफारी, वो अपने आप में बहुत अच्छा है। और ग्लास ब्रिज पे तो आपको लगेगा कि आप इंडिया में हैं ही नहीं, ये फीलिंग होगी जाने के बाद। मतलब बुद्ध का इलाका है। मैंने 2 चीज़ में नालंदा बुद्ध का इलाका है, नालंदा और गया वाला, बोध गया वाला इलाका का है। इलाका है। और गया में तो बहुत सारे हिंदू धर्मावलंबी भी आते हैं ना, पितरों के हाँ, उसके हाँ, पिंडदान के वो लिए। है पिंडदान के लिए आते हैं। वहाँ हमने पोता खुलवाया था, तो हमारे भी पुरखों की सब कौन कब आया, हमारे गांव से सब आपके पूरा पंडित विजिट। लिस्ट होता है, पंडित मिल जाएंगे कि हाँ। आपके कौन से पंडित हैं। हमारे गांव से कौन कौन आए थे सब लिस्ट था। कब आए थे वो भी बता। हाँ, कब आए? उन्होंने हमारा भी फिर एंट्री किया। बट टूरिज्म में बोधगया से कहीं ज़्यादा आगे राजगीर पहुँचा हुआ है। क्योंकि नीतीश जी ने दिलचस्पी ली। और बोधगया से बहुत छोटा है, गया से छोटा है। वो महाबोधि टेम्पल कारण ही बस फेमस है। लेकिन वो बोध गया को अच्छे से डेवलप भी किया जाना चाहिए था। हाँ। यूनेस्को साइट है ना बोध गया तो। हाँ, और उसकी अभी मैं गया था रिपोर्ट के लिए, तो लोगों का कहना था कि एक वजह है शराबबंदी, जिसके कारण टूरिस्ट रुकते नहीं है। यहाँ आए और शाम में निकल जाते हैं सारनाथ चले जाते हैं। और दूसरा कि जिस तरह से यहाँ ग्लास ब्रिज और पूरा कागजी शराबबंदी जो कागजों पर चल रही है, अन्यथा पूरी तरह से फेल है। हाँ, तो उस वजह से होटल मालिक वहाँ बहुत परेशान है। और दूसरा क्या हुआ कि वहाँ बहुत सारे आपको लगता है कि कभी जब नीतीश कुमार जी की सरकार जाएगी तो शराब बहाल होगी, या अब ये ऐसा हो गया जैसे गुजरात में, चूंकि वो गांधी जी का स्टेट है, तो अब उसको उनको कैरी करना ही है उस लेगेसी को, कोई कैरी करना ही होगा। कागज पर रह जाएगा। कैरी करना ही होगा कागज कि पर महिलाओं रहेगा। का, महिला वोटर बहुत इंपॉर्टेंट गले की हड्डी बन गई है अब। महिला वोटर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, पर महिला वोटरों को भी ये दिख रहा है ना कि शराबबंदी है पर अवैध शराब बिक रही है, जहरीली शराब भी बिकती है। जहरीली शराब भी बिकती है, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं कि कम से कम 10 लोगों का भी अभी छूट गया, तो उनको लगता है कि हाँ, हमारे घर में एक अच्छी चीज़ हो। अब देखिए एक वोमेन कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट किया है ना। हाँ, ये वो नहीं तो किया अभी है। भी उस नीतीश कुमार constituency का को- काफी इंटरेस्ट उस कॉन्स्टिट्यूंसी को कोई हर्ट नहीं करना चाहेगा। तो आप कहिए कि कागज पर वो चलने देंगे। नागालैंड में भी शराबबंदी है, लेकिन कहाँ शराबबंदी है? नागालैंड में शराबबंदी है। आप देखिए, आप जानते भी नहीं है, नागालैंड प्रोविजन स्टेट है, अच्छा, आसानी से मिलती है वहाँ। मिलती होगी। हाँ, हाँ। अच्छा, जब आप फौजी इलाकों में जाते हैं तो आपको वैसे ही नहीं पता चलता है, जब आपके होस्ट फौजी हों तो। जी, ये वाला जो इलाका है ये मुझे बहुत पसंद है, सासाराम। इसमें इतना टूरिज्म पोटेंशियल अरे है, वाह। सोना चूर चावल यहाँ पे होता है, बड़ा खूबसूरत जगह है ये। यहीं पे हाँ, सोन का इलाका, डेहरी ऑन सोन है। इंटीरियर्स में आई है सासाराम में, रोहतास कहते हैं। जी, गरीबी आपको दिखेगी नहीं। नहीं दिखेगी। बहुत बहुत बढ़िया जगह है।
राइस का प्रोडक्शन होता है सोनाचूर तभी हमने बोला चावल वो। और लोग हमने इस एरिया में सर्व किया है। इंटीरियर्स में जाते थे केस देखने के लिए, एकदम बढ़िया खाने को मिलता था सबको। ठीक ऑपोजिट था मधेपुरा में, वहाँ हमने सर्व किया था, जो गरीबी थी। हाँ, कौन सा चावल जाता है राम जी के पास? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जाता है। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि बहुत दिलचस्प कहानी है, अभी हाल में पता चले कि जब 1857 का विद्रोह खत्म हो गया तो अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ लोग क्यों विद्रोह इतना करते हैं। तो इस इलाके में है भोजपुर, बक्सर, ये इलाका कैमूर। गरीब बहुत था। एक तो विद्रोह हुआ, आप ये भी देखें कि जितने मॉरिशस, फिजी और दूसरे देशों में गिरमिटिये जो गए। गिरमिटी हो गए उसी इलाके में, तो गरीबी थी। तो उसको ठीक करने के लिए अंग्रेजों ने सोन पे नहर बनवाया। डेहरी ऑन सोन में 1874 में उन्होंने बांध बनाया और सोन की नहरें निकाली, और उस सोन के नहरों की वजह से ये पूरा इलाका धान का कटोरा बन गया है। और नहरें इतनी सुंदर कि उन नहरों में जहाज चला करते थे, पानी के जहाज हाल तक चले, हाल तक। नहर में जहाज, यहाँ नदी में नहीं चल पा रहा है महाराज। नहर में अगिन बोट चलते थे और नावें चलती थी, सामान की ढुलाई होती थी डेहरी ऑन सोन से पटना। और वो नहर का जो दोनों पार्ट था वो इतना सुंदर मिट्टी का होता था और इतना बढ़िया होता था कि अच्छी अच्छी गाड़ियाँ पटना से रोहतास, सासाराम जाने के लिए नहर पर चढ़ के चले, अभी भी जाए, नहर किनारे से जाती थी। उसी को बंद बना दिया ना। अभी भी और जाए। मिट्टी का होता था। और इसलिए ये कैमूर की पहाड़ियाँ बड़ी मशहूर, यहाँ डकैत भी बहुत होते थे। नक्सलवाद था। नक्सलवाद था, ये डकैत थे। डकैती लोग थे वो, फिर उनका कलर बाद में लाल चोला ओढ़ लिए है, सहूलियत रही। बहुत सुंदर पहाड़। ये वही वाला भभुआ है, वो जो गाना चलता है, आरा हिले भभुआ हिले, क्या है, क्या गाना था? आरा हिले छपरा हिले। भगवा का नाम भभुआ इसमें नहीं है। नहीं, पर किसी गाने में तो भभुआ का भी जिक्र आता है। बलिया, आरा छपरा बलिया, ABC। आरा हिले बरिया हिले छपरा हिले बलिया हिले ला। हो सकता है कि पवन सिंह के गाने में लगावेल और लिपस्टिक वाले में शायद अंतरे में है कहीं चर्चा उस इलाके की। हाँ हाँ, कहीं तो जिक्र आया है भभुआ का भी। मुख्यालय कैमूर का, और बहुत सुंदर जगह है। रोहतास और कैमूर, ये दोनों जिले बहुत सुंदर। ये इतना अच्छा एक सर्कल हो सकता है जिसमें जो बनारस आते हैं ना पर्यटक, वो ये वाला सर्कल करके अगर जाएं, आप सोचिए वो बनारस आए, बनारस से कैमूर, सासाराम, गया, नालंदा करके फिर पटना से वापसी की फ्लाइट ले, क्या बढ़िया सर्किट हो सकता है। और नेचर की ब्यूटी भी बहुत सुंदर है, मतलब। और अब लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बेहतर हो गया है। तो जो आप नहीं, जो लोगों को लगता है ना कि अरे बिहार, इज इट सेफ, दे स्टिल आस्क, इज इट सेफ टू बी इन बिहार? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं बहुत पहले 2011 की बात में करने के लिए गया था। अब तो खैर शादियां हो रही है। 2 गांव हैं अधौरा पहाड़ पर, बड़वान कलां, बड़वान खुर्द, चल के गया था। तो अब तो रोड बन गया है, तो शादियां नहीं होती थी, कुमारों का गांव कहा जाता था। अरे बाप रे। मतलब अब क्या लोग क्या करते थे कि बरतुहार को बुलाने के लिए कि एक घर पहाड़ी के नीचे बना लेते थे अट्रैक्ट करने के लिए। मेन घर ऊपर में है ताकि यहाँ बरतुहार आ जाए, मतलब एक छोटा सा अपना बना लिया। मतलब जो शादी के प्रपोजल्स जो आते हैं, अच्छा, उसको बरतुहार को, बर को खोजने वाले जो बरतुहार कहते हैं उसको, बरतुहार। हाँ, उसको मैच फिक्सिंग कराने वाले, करने वाले आते हैं, वहाँ नीचे बना लेते थे। लेकिन अब नीतीश जी के राज में ये हुआ कि अब रोड बन गया। अब 101 करीब 100 रेवेन्यू विलेज हैं उस पहाड़ के ऊपर। 108 यू करेक्टेड मी। हाँ। तो अब देखिए, अब जो हुआ जा करके, अब शादियां हुई तो ये चेंज हुआ है कि अब वो बैचलर, नो लॉन्गर द विलेज ऑफ बैचलर्स। अब वहाँ एक ही दिक्कत रह गई कि टेलीफोन नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है। अब पहाड़ पे तो थोड़ा अच्छा। अब ये ऊपर के इलाके, एक तो पटना तो अपने आप में राजधानी है, तो कितना भी बात कर लीजिए इस पे, हाँ। पटना में मैं रिकमेंड करूंगा बिहार म्यूजियम। हाँ, वो जरूर जाना चाहिए। वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है, बिल्कुल। वर्ल्ड क्लास। मैंने यूरोप के कई म्यूजियम देखे, हाँ, बताइए। जर्मनी के, स्विट्जरलैंड के म्यूजियम देखे, बिल्कुल उसकी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में म्यूजियम देखे। न्यूयॉर्क में तो बहुत चर्चित म्यूजियम है, बिल्कुल उनकी टक्कर का म्यूजियम है। तो अगर आपको किसी को चमत्कृत करना है तो आप बिहार म्यूजियम तो ले ही आइए। कल अपन जाएंगे वहाँ पे, हाँ, शाम में जाएंगे, जा सकते हैं गुरु, जाना है। शाम में जाएंगे। हाँ, अरे मैंने कहा बंद हो जाएंगे, प्रोग्राम मिल गया। नहीं, दिन में चले जाएंगे। हाँ, 4 से 5 जी, 5 बजे फिर जाना। अच्छा, ये वाला जो इलाका है, यहाँ घूमने लायक कुछ है? ये मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सीवान, सारण के इलाके में कुछ ऐतिहासिक? सबसे इंटरेस्टिंग है
वाल्मीकि नगर, बाल्की नगर टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जी। एकदम और के किनारे मिलेगा आपको। वहाँ जंगल हर जगह है, दोन का इलाका है वो। गांधी जी ने जहाँ एजिटेशन स्टार्ट चंपारण, गांधी जी ने जो एजिटेशन स्टार्ट किया था वो स्टार्ट हुआ था, एक जगह है भितिहरवा, भितरवा, भितिहरवा, भितिहरवा, ये बॉर्डर है बाघा और अच्छा बेतिया। शुरू किया था सर वहाँ से, मोतिहारी से। बितिहरवा में उन्होंने अपना आश्रम बनाया था, पहला आश्रम। स्टार्ट तो मोतिहारी के आसपास में कहीं किसी गांव से हुआ। वो नीलहों का जो सत्याग्रह हाँ, हुआ बस, था बस, है ना, बस, किसानों को विवश किया जाता था नील की खेती के लिए। हाँ, 3 कठिया सिस्टम जो था, 3 कठिया सिस्टम। तो ये पूरा चीनी का जॉर्ज इलाका ऑरवेल कहाँ के थे? वहीं मोतिहारी के उनका वहीं जन्म हुआ, तो उनका घर है अभी भी। आज हमको पटना विमेंस कॉलेज की लड़की बोली सर बाहर हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, बड़ा उनको सरप्राइज दिखता है कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। हमने उनको बोला बता दीजिएगा कि जो अंग्रेजी का सबसे बड़ा बढ़िया नॉवल लिखे हैं वो भी बिहारी हैं, जॉर्ज ऑरवेल। अरे बिहारी है ना जी, बिहार में पैदा हुए हैं। नहीं कह नहीं सकता, मैं पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि जॉर्ज ऑरवेल बिहारी हैं थे। 1984 एनिमल फार्म, क्या कमाल के नॉवल लिखे हैं। आप लोग भी उनको पूरी तरह से एकदम गमछा उड़ा के इनका एक फोटो बनवा लीजिए लाल गमछा में। जॉर्ज ऑरवेल थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह थे। पिलर मिलता है कहाँ पे सर? बेतिया में, लौरिया में ये लौरिया जी, अशोकन पिलर है। तो कई जगह फिर आएगा कैसे केसरिया का स्तूप है। अच्छा। और आम इधर जैसे इधर आप आम लोग आप आगे नहीं बता रहे हैं ना, आम बता रहे हैं ना धान बता रहे आम का हैं। ये इलाका है, दरभंगा मधुबनी का जो इलाका है ना, गजब आम का है। कौन सा किस्म बोलिए? कई तरह के किस्म, ज़्यादातर बीजू किस्म के ही आम हैं। देसी बीजू किस्म देसी हाँ। लेकिन बहुत सारे किस्म, नाम मालदा, जर्दालू और सिपिया, कलकतिया, इस तरह के कृष्णभोग, मालभोग। हाँ, इस तरह के बहुत ये आम के नाम है कृष्णभोग। भैया अक्षय जी लिख लीजिए ये सब आमों के नाम। हाँ? मतलब बहुत सारे। यहाँ हर साल क्या करते हैं, आम का फेस्टिवल करते हैं। कब करते हैं आप कुछ बताते नहीं हमको? अब कुछ दिनों के बाद करेंगे। हम फ्लाइट पकड़ के आ जाएंगे दरभंगा से। 100 से अधिक किस्मों के आमों की प्रदर्शनी होती है। प्रदर्शनी होती है कि खा भी सकते हैं? खा भी सकते हैं, प्रदर्शनी भी होती है। और उसके साथ साथ पान के वैरायटी की, मछली के वैरायटी की, सबकी प्रदर्शनी होती है। पान की भी? वाह। और मखाने की भी। तो ये तो अपना ये इलाका हो गया। इस इलाके में कुछ घूमने लायक है? ऊपर गंगा जी के ऊपर वाला ये इलाका जो है, दरभंगा घूमना चाहिए। दरभंगा, मुजफ्फरपुर भी खूबसूरत लगा हमको तो। और सीतामढ़ी है ना, जिनकी धार्मिक पर्यटन में रुचि है। पुनौरा धाम जा सकते हैं वहाँ से, सीतामढ़ी से। हालांकि कहते हैं कि सीतामढ़ी का मंदिर ज़्यादा वहाँ नेपाल में आ जाता है। पास में ही है सीतामढ़ी से। हाँ, पास में। और कोई वीजा पासपोर्ट वो सब लगता नहीं है? नहीं है। और ये मधुबनी है, ये कलाकारों का हाँ, जिला है। मिथिला पेंटिंग का गढ़ है भाई। मिथिला पेंटिंग और कई तरह के क्राफ्ट्स हैं, और संगीत, और बहुत सारे, मतलब एक तरह से कला की राजधानी है बिहार की, कह सकते हैं। अरे मुजफ्फरपुर में ही तो वो चतुर्भुज स्थान है ना, जहाँ से संगीत के कई बड़े नाम निकले। गया में भी। अच्छा। और बेतिया में भी, बेतिया का जो संगीत का घराना ध्रुपद। अच्छा, बेतिया का ध्रुपद घराना। और दरभंगा का मलिक घराना, बड़ा घराना था। और एक बहुत दिलचस्प है सहरसा का। सहरसा में एक गांव है पचगछिया, जो जिसका जिक्र पिछली बार भी किया था। तो वहाँ एक घराना है, पचगछिया घराना, संगीत के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पूरे देश से शास्त्रीय संगीत के गायक को ये आनंद मोहन का गांव तो नहीं? हाँ, वही। अच्छा। और वो हम ऐसे ही थोड़े ना बोले थे कि आपका पीएचडी आनंद मोहन में है। तो वहाँ के जो राय साहब थे, उन्होंने अपने नौकर को संगीतकार बनाया, मांगन खवास थे। और उस नौकर के गायन से बड़े बड़े संगीतकार, अख्तर भाई फैजाबादी भी दंग रह गई, कहे कि यार जान लोगे ऐसा क्यों गाते हो, इतना बड़ा। हाँ। सहरसा में एक शास्त्रार्थ है जी, सहरसा में शास्त्रार्थ हाँ हुआ था, काफ़ी हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट। मंडन मिश्र वाला क्या? ये शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच। सहरसा के ठीक बगल में गांव है। कौन सा? महिषी। महेशी। अरे वो तो मतलब वो शास्त्रार्थों का शास्त्रार्थ है, मतलब है ना, जिसके बारे में हमने तो सिर्फ कहानियां सुनी हैं। एकदम सहरसा के जस्ट बगल में। और एक दिलचस्प कहानी है, बताइए साहब। वाचस्पति मिश्र की। जी। वाचस्पति मिश्र एक बहुत अच्छे टीकाकार थे। शंकराचार्य की किताब का उनके शिष्य लेके आए कि इनकी टीका कर दीजिए।
तो टीका करने में उनको 12-14 साल टीका लगे। करना मतलब भाष्य करना, इसकी हाँ, व्याख्या करना जी। व्याख्या करना। तो उसमें उनको 12-14 साल लग गए। शादी होके आए थे और उसमें लग गए। उसमें ऐसे लगे कि वो अपने पत्नी को भूल गए। ये कहानी कही जाती है, पत्नी को भूल गए और ये पत्नी उनकी सेवा किए जा रही है, रोज़ उनका दीपक जला देती थी, उनको खाना दे देती थी, उनके कपड़े साफ करती थी, सब कुछ करती थी, ये अपने टीका करने में मगन। 14 साल के बाद जब वो टीका करके उठे और सिर उठाया, दीपक जलाते हुए पत्नी को देखा और बाल सफ़ेद हो गए थे पत्नी के। पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि आप भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो टीका करने के बाद उनको झटका लगा कि मैंने अपनी पत्नी के साथ क्या कर दिया। तो फिर कहा कि अब तो मैं कुछ तुम्हें दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं संतान देता तो उस संतान के नाम से तुम्हारा नाम होता। तो उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा भामती टीका, क्या हुआ? अपनी पत्नी का। भामती। हाँ, भामती टीका अपनी पत्नी के नाम से रखा, जो आज भी उपलब्ध है। चलिए अब हम लोग भाष्य करते हैं राजनीति का। अब आप मुझे लोकसभाओं के हिसाब से बताइए, कौन से चर्चित नेता, कौन सी लोकसभाएं, कौन कहाँ से आता है। शुरू करते हैं ये चंपारण से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अभी भी हैं संजय जायसवाल, नहीं, अब सम्राट चौधरी हो गए। ये सम्राट चौधरी तो डिप्टी सीएम हो गए ना, दोनों चीजें हैं। डिप्टी सीएम भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। जी। इतना वरदहस्त अमित शाह का तब भी कुशवाहा वोट जो है राजद के पक्ष में चला। है, तब भी कुशवाहा वोट पे राजद का भी दावा है। हाँ, राजद की तरफ चला गया। अच्छा, पर हाँ, मैंने सम्राट जहाँ चौधरी तक तो नहीं- इंडिया टुडे के इंटरव्यू में बोले कि देखिए ये भी मेरी एक सफलता है कि राजद को 9 कुशवाहा कैंडिडेट लड़वाने पड़े लोकसभा में 40। और उसका फायदा नौ नहीं है, 9 नहीं 6 या 7। 7 कांग्रेस का मिला के साथ, अंशुल अभिजीत को मिला के साथ। ये हो गया। संजय जायसवाल यहाँ से लड़ रहे हैं। राधा मोहन सिंह, इनका भी टिकट रिपीट हुआ है। हाँ, बगल में कई बार पूर्वी चंपारण। कई बार पूर्वी चंपारण से। हाँ, अच्छा, गोपालगंज, गोपालगंज सुरक्षित क्षेत्र है। सुरक्षित क्षेत्र है, यहाँ उतना फेमस नहीं आलोक है। सुमन है। हाँ, आलोक सीवान से सिवान की से पत्नी नहीं, हिना वो शाह लड़ रही हैं। और जेडीयू से भी कोई महिला है। हाँ, विजय लक्ष्मी कुशवाहा है। जी। और और अवध बिहारी अवध बिहारी चौधरी हैं, राजद से इंडिया हैं, अलायंस। लेकिन इंडिपेंडेंट पहली बार इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं हिना साहब। साहब। और हो सकता है कि यही डिसाइड करें कि कौन जीते। जी, मैंने आपकी देखी थी इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट। दावेदार हैं। उन्होंने जानबूझ के इंडिपेंडेंट लड़ना क्या ये फैसला किया, क्योंकि राजद से वो नहीं जीत पा रही थी। और उनको लग रहा था कि राजद से शहाबुद्दीन को जो वोट मिलते थे सवर्णों के, वो राजद को नहीं मिल रहे हैं। इस बार उन्होंने सवर्णों को लिभाने के लिए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। सारण में बहुत दिलचस्प मुकाबला हो रहा है राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच। लालू जी की बेटी और मोदी सरकार में मंत्री रहे स्किल डेवलपमेंट वगैरह के। और यहाँ पे अभी हिंसा भी बहुत चल रही है। शायद ओनली प्लेस है जहाँ हिंसा हुआ और एफआईआर सारण में मर्डर हुआ है बहुत साल के बाद। वायलेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। 2014 के बाद बिहार में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इवन में 2005 के बाद से ही वायलेंस काफ़ी हद तक कंट्रोल था। ये ऑन द पहली डे ऑफ इलेक्शन नहीं हुआ है, डे आफ्टर द इलेक्शन हुआ है। लेकिन इस इलेक्शन में टोटल अभी तक 7 एफआईआर हो चुके हैं। सारण में ही। हाँ, मतलब मर्डर भी हुआ। अब एक मर्डर हुआ और 3 इंजोर्ड हैं। मैं 2 इंजोर्ड से कल पीएमसीएच में एडमिटेड हैं। मिल के आया है गुड्डू राय, मनोज राय करके। तो गुड्डू राय जिनका कि अभी भी गोली फंसी हुई है कमर में, तो वो बता रहे थे कि मना किस तरह से डोमिनेंस दीदी को इंसल्ट किया, मना सी वॉज एड्रेसिंग रोहिणी एज दीदी को इंसल्ट किया, तो हम लोग इसीलिए गए। तो वो एकदम एक सारण ऐसी कंस्टिट्यूंसी यदुवंशी वर्सेस रघुवंशी होता है, यादव वर्सेस राजपूत की लड़ाई होती है। लेकिन ये कास्ट वायलेंस नहीं हुआ करता था। लालू जी लास्ट 2009 तक इसको रिप्रेजेंट किए, फिर तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। कन्विक्शन जब उनका हो गया उसके बाद से राजीव प्रताप रूडी लगातार हैं। 20 ईयर्स हो गया था एक कंटेन होते हुए, सडनली इरप्ट किया है। ठीक है, इधर नीचे आते हैं। ये बक्सर का इलाका हाँ, जिसमें इंटरेस्टिंग है। हाँ। अश्विनी चौबे का टिकट कटा। वो मिथिलेश आए, जिनके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। असम कैडर के अधिकारी हैं आनंद मिश्रा, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। और सुधाकर सिंह लड़ रहे हैं, सुधाकर सिंह राजद से जगदानंद सिंह के बेटे हैं, बिहार सरकार में पूर्व कृषि मंत्री। और वो तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे ना, जगदा बाबू। यादव अभी हैं, अच्छा, अभी हैं। अभी भी हैं। तो एक और कैंडिडेट है ददन पहलवान। हाँ, वो इस बार वो जो लालू जी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, विधायक निर्दलीय हर बार है, खड़े हो जाते हैं। घोड़े पे सवार ददन पहलवान। इनका अपना हेलीकॉप्टर भी उन्होंने अपना खरीदा था एक जमाने में। तो ये भी हाँ। चार कैंडिडेट है वहाँ। हाँ, और बहुत दिलचस्प है। और इस बार कौन किसका काटेगा क्या होगा कहना मुश्किल है।
फिर यहाँ पे और पटना में ये मीसा भारती वर्सेस रामकृपाल यादव। बीच में उतर के आप आरा छोड़ आर.के. सिंह को भूल गए अभी। आरा सिंह, अरे नहीं बड़ा डिटेल में इंटरव्यू किया, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ। हाँ, यहाँ पे आर.के. सिंह नरेंद्र मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी सीट है ये। पटना में 2 सीटें हैं, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। हाँ। जी, पाटलिपुत्र से कौन कौन है? मीसा भारती, रामकृपाल यादव। हाँ, 2 चुनाव मीसा भारती लगातार हारी है। या वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे, ये हार की हैट्रिक लगाएंगे, यही होना है। नहीं, अगर वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे तो इनकी हार की हैट्रिक होगी। पर ऐसा भी हो सकता है कि मीसा भारती जीत जाए और रामकृपाल यादव हार जाए। हाँ, वही बोलेंगे, या जीत की हैट्रिक होगी या हार की हैट्रिक होगी। नहीं, वो एक ही में केस में होगा सर। जीत की हैट्रिक होगी तो हार की हैट्रिक होगी, वो एक स्थिति है। सेम मैंने ये कह रहा हूँ, आइदर ऑफ द टू बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा, तो ये एक दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पे रविशंकर प्रसाद वर्सेस अंशुल अभिजीत, मीरा कुमार के पुत्र। ये पटना साहिब की सीट। ये पटना साहिब की सीट। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं मौर्या होटल में, ये पटना साहिब में आएगा। पटना शहर अर्बन जो एरिया है ना, आप मेरा घर जगदेव पथ देख रहे हैं। अंशुल अभिजीत उनके मीरा कुमार जी के बेटे हैं, पुत्र। हाँ। तो मतलब वो उस बार उन्होंने पहले घोषणा कर दिया था कि टिकट मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो उसी में से बात चल रही थी कि उनके बेटे को ही टिकट। पर वो तो वहां से चुनाव लड़ती थी। सासाराम सुरक्षित सीट है, ये तो सुरक्षित सीट नहीं है, ये तो कुशवाहा है। इनकी शादी तो कुशवाहा से हुई ना, तो उनका बेटा कुशवाहा। अच्छा, मीरा कुमार जी लड़ सकती हैं क्योंकि वो बाबू जगजीवन राम जी की बेटी हैं, वो दलित समाज में काउंट होंगी। पर उनकी शादी हुई तो जो उनके पति हैं वो कुशवाहा समाज से हैं, तो अंशुल अभिजीत उनके बेटे कुशवाहा समाज। अच्छा, ये काफी ये कॉम्प्लेक्स है इंडिया का। बाय बर्थ, मतलब सीधा बर्थ है आपने। हाँ, इसको कभी कंटेस्ट नहीं किया गया क्योंकि पिता से जाति कैसे तय हो रही है। पिता का होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा ये भी मुश्किल है, क्योंकि फिर पूरा ही फ्लिप होगा, फिर लोग अपनी सहूलियत है। मान लीजिए शादी के बाद चेंज हो गया, मान लीजिए डाइवोर्स हो गया, फिर क्या होगा? ये मुश्किल है। फिर अगले पति का होगा, मतलब एक ही नहीं देखिए, इसीलिए तो जो देखिए बेटा पहले माँ का होता है। हाँ, तो जो माँ का कुल है, माँ का संस्कार है, माँ की जाति का होगा, पर वो पूरा ही फिर बदलना पड़ेगा। लंबी डिबेट है। अच्छा, इधर नीचे आते हैं, गया से कौन लड़ा? मांझी जी, जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत आरजेडी के। अच्छा, ये औरंगाबाद की सीट थी ना जहाँ से निखिल कुमार जी चुनाव लड़ते थे। पूरा उनका परिवार लड़ता था, अनुग्रह नारायण सिंह से सत्येंद्र बाबू से लेकर के निखिल कुमार, किशोरी सिन्हा, कौन पूरा चित्तौड़गढ़ का। अनुग्रह बाबू जिनकी श्री कृष्ण बाबू से अदावत की एक लंबी कहानी है, और सत्येंद्र बाबू जिनकी कर्पूरी ठाकुर जी से अदावत की लंबी कहानी है। पर अंततः सत्येंद्र बाबू जी कुछ महीनों के लिए तो सीएम बन गए थे। सही बता रहा हूँ ना मैं? 1 साल बन गए थे 89 में। अनुग्रह बाबू नहीं हो पाए थे, सत्येंद्र बाबू। भागलपुर का दंगा अनुग्रह बाबू के जमाने में। नहीं, सत्येंद्र बाबू के टाइम में। हाँ, और फिर भगवत झा आजाद आए थे दंगे के बाद। सत्येंद्र बाबू के बाद आए हैं जगन्नाथ मिश्र, लास्ट में 3 महीना के। अच्छा, भगवत झा आजाद उनसे पहले हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये भी एक चैप्टर है भागलपुर दंगों का है। के.एस. द्विवेदी एसपी हुआ करते थे, बाद में डीजीपी रहे हैं। आपके यहाँ के सर, सॉरी बट आपके यहाँ के डीजीपी बहुत चर्चाओं में रहते हैं। आप बतौर डीजीपी चर्चा में रहे अपने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन आप ही के कार्यकाल में GITN में इस पर बात भी हुई। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई और फिर पटना में वो प्रोसेशन निकला। गुप्तेश्वर पांडे जी टिकटार्थियों के भी टिकटार्थी, 2 बार इस्तीफा दिया और अब वो धर्म की राह चले गए। के.एस. द्विवेदी जी, ये भी डीजीपी रहे। भागलपुर दंगों में इनकी भूमिका को लेके बहुत बात होती है। डीजीपी बहुत चर्चा में रहते हैं बिहार के। अच्छा, 80 के दशक में जो हुए ना 5 मुख्यमंत्री, तो मुझे याद ही नहीं रहता था, तो मुझे अचानक एक टर्म आया, मुझे याद किया, जेसीबी। फॉर्मूला बताइए, हम भी याद कर लेंगे। जेसीबी याद इसीलिए, जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह। नहीं, वहां शो करते 77 में कर्पूरी जी बने। हाँ, उसके बाद तो फिर वो रामसुंदर दास जी रहे, फिर पूरा हो गया 80 में चुनाव। 80 से 90 में 5 मुख्यमंत्री हुए, तो मुझे उलट पुलट हो जाता था। मैंने कहा कैसे करेक्ट करें। सबसे पहले कौन बने? जगन्नाथ मिश्र वाले, चंद्रशेखर सिंह बने, सी हो गया, बी से बिंदेश्वरी दुबे बने। अब फिर आप लगाइए बिंदेश्वरी दुबे, फिर डबल बी, एक जेसीबी बाद फिर भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, फिर लास्ट में जगन्नाथ मिश्र 3 मंथ के लिए। तो जेसीबी के बाद ये तीनों याद हो गया, मैंने मेन जेसीबी था मेरा याद। भगवत झा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और फिर जगन्नाथ मिश्र, और शुरू होता है जगन्नाथ मिश्र, चंद्रशेखर सिंह और बिंदेश्वरी दुबे। वाह, क्या बात है। जेसीबी और उसके बाद भगवत झा आजाद और सत्येंद्र सिंह और फिर जगन्नाथ मिश्र। वाह। तो अब वो सीरियल में मेरा बिगड़ जाता था, तो मैंने कहना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। वाह,
बढ़िया। तो यहाँ अब हम लोग पटना से नीचे आते हैं। गया की बात हो गई, जीतनराम मांझी की। इधर कोई चर्चित सीट? नवादा से पहले गिरिराज बाबू चुनाव लड़ते थे। विवेक ठाकुर, डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र, राज्यसभा एमपी हैं अभी जी, वो नवादा से लड़ रहे हाँ, हैं। वो नवादा से लड़ रहे हैं और उनके विरुद्ध में राजद के श्रवण कुशवाहा। अच्छा, और इधर कोई सीट लखीसराय जमुई की तरफ? जमुई के विजय सिन्हा जी यहीं से आते हैं। विजय सिन्हा जी विजय सिन्हा लखीसराय से आते हैं, वो भी वहाँ एमएलए हैं। और वहाँ की सदस्य ये हैं चिराग पासवान के बनोई हैं जमुई से। उनकी अशोक चौधरी जी की बिटिया कहाँ से लड़ रही है? समस्तीपुर। अच्छा, वो समस्तीपुर से लड़ रही है। समस्तीपुर सुरक्षित सीट हो गया। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा श्योर शॉर्ट सीट हुई है। हाँ, श्योर शॉट सीट हो गया। सबसे नहीं, हमको लोगों ने कहा कि हाजीपुर भी बहुत श्योर शॉट है। हाजीपुर में नहीं कोई दिक्कत इस बार दिक्कत हुई है। विद्वानों में मतभेद। नहीं, हर बार हल्ला होता है। हाँ। भीड़ तो जीत जाएंगे लेकिन भीड़ तो अच्छा, इधर कोई चर्चित भागलपुर, बांका, मुंगेर वाला? भागलपुर में मुझे नहीं लगता है। मुंगेर राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह। अच्छा, और ये बाहुबली की पत्नी लड़ रही है, शादी की है वो उन्होंने अशोक महतो की। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी। और वो महिला अलग तरह की है। हाँ। पता नहीं क्यों अशोक मेहता से उनकी शादी हुई। अरे ये तो सर उन दोनों के बीच की बात है, इसको कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, क्यों हुई? बहुत पढ़ी लिखी, हाँ, बहुत पढ़ी लिखी, रेलवे में चीफ फार्मासिस्ट थी। और अभी भी चुनाव प्रचार जब करती थी तो कहीं कोई बीमार मिल गया, कुछ मिल गया तो इलाज करने लगे। इससे एक और अपील उनकी बिल्ड हो रही होगी। अच्छा, इसी चुनाव के चक्कर में अनंत सिंह को पैरोल मिली। कहा जाता है। हाँ, अब कहा है, अब कह तो सकते ही हैं संतोष जी। अरे कहा जाता है। हैं? नहीं, पर देखिए, अनंत सिंह का भी बड़ा दिलचस्प है। कभी वो नीतीश का विरोध, कभी लालू जी का विरोध, कभी नीतीश जी का विरोध है, कभी निर्दलीय। अच्छा, इनको छोटे सरकार कहा जाता है। बड़े सरकार कौन थे? दिलीप सिंह, उनके बड़े भाई जो मंत्री थे लालू जी के राज में, वो बड़े सरकार वो थे। बड़े सरकार थे। तो वो जब थे तो ये इनकी चर्चा कहाँ होती थी? तो ये अपना घोड़ा वोड़ा दौड़ाते थे अपना। तो उसी के लिए तो पहली मुलाकात जो इनको करवाई तो बहुत मना खराब मुलाकात रही। नीतीश जी से मुलाकात इनकी जो पहली बार कराई थी तो मना ने वो चुनाव लड़ रहे थे 2004 के आसपास 4 में। तब फिर जा कर के जब 30-40 मिनट बैठे तब जाके वो शांत हुए। तब उन्होंने कहा कि अच्छा थोड़ा सपोर्ट कर भाई। किसने कहा? अनंत सिंह ने। अच्छा, ठीक है। यहाँ ऊपर आते हैं। यहाँ पे कौन सी चर्चा सीट है? कटिहार से तारिक अनवर है। अच्छा, पूर्णिया से पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा वर्सेस बीमा भारती। इस पे तो हमने बात की हुई है। हाँ, किशनगंज की सीट AIMIM वाली है। इधर कोई सीट सर? इधर कोई चर्चित सीट? ये झंझारपुर है सीट। झंझारपुर सीट में नित्यानंद राय वाली सीट है ये? वो तो उजियारपुर। हाँ, वो उजियारपुर है। वो कहाँ पड़ती है? वो समस्तीपुर के बगल में। समस्तीपुर इधर ये समस्तीपुर है, इसके आसपास उसी के पास अच्छा। सटा समस्तीपुर। और मधेपुरा की अब उतनी चर्चा नहीं होती। पहले जब लालू जी और शरद जी लड़ते थे तब चर्चा होती थी। नहीं तो अभी मतलब यादव वर्सेस यादव रहता है, लेकिन चर्चा अभी भी बहुत नहीं। लो प्रोफाइल इस बार हो गया। दरभंगा गोपाल ठाकुर वाली सीट वर्सेस अली अशरफ फातमी। हाँ, नहीं ये अशोक यादव मधुबनी के। नहीं, मैं दरभंगा की बात कर रहा हूँ। नहीं वो गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव। हाँ, दरभंगा। नहीं, अली अशरफ फातमी कहाँ से चुनाव लड़ते थे? मधुबनी लड़ते थे। वो दरभंगा से भी जीते हैं। इस बार मधुबनी से लड़े हैं। वो अशोक यादव हुकुमदेव नारायण सिंह यादव के बेटे जो सिटिंग MP हैं उनके अगेंस्ट में, जो कि काफी बिग मार्जिन से जीते। हुकुमदेव नारायण यादव जी वो हैं जो सोशलिस्ट बैकग्राउंड के हैं, भाजपा में आ गए, लाल गमछा डाल के बड़ा बढ़िया भाषण देते थे। भाषण गवई अंदाज से। हाँ, बहुत वैसे विद्वान से नेता लगते थे बहुत। वैशाली एक चर्चित सीट है। वैशाली, जिसमें अभी होना है। कौन कौन है? मुन्ना शुक्ला और वीना देवी। वीना देवी कौन है? वीना देवी एक सिटिंग MP है। ये अकेली सिटिंग MP है जो कि LJP जब टूटा था, जो गई थी वापस आई थी तो चिराग ने टिकट दिया और 4 लोगों को नहीं दिया, इंक्लूडिंग हिज कजिन प्रिंस राज। इसको वीना देवी दिनेश सिंह की पत्नी है जो कि MLC हुआ करते थे और मुख्यमंत्री के माने जाते हैं। इन्हीं की बेटी थी वो कोमल जो चुनाव लड़ी थी, विधानसभा में चुनाव लड़ी थी ना LJP के टिकट पे। हो सकता है कोमल चुनाव लड़ी थी ना मुजफ्फरपुर की किसी सीट से शायद। आप मुझे भी याद आ रहा है। जी। हाँ। क्योंकि मुझे यही बताया गया था कि इनकी मदर MP हैं, फादर MLC रहे हैं, ऐसा। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ ना कि बात मैं जो उसको कवर करने के लिए गया था तो बोला कि देखिए लोकतंत्र की जननी बन इसको वैशाली गणराज्य, वैशाली को अब ये जाति तंत्र में फंस गई है। मतलब पूरा तरह से जो एक कास्ट समीकरण जो है MY+ पिच जो है RJD का कि कैसे ऐड करो, तो अब
ऐसे ट्रेडिशनली माना जाता है कि भूमिहार राजपूत दोनों एनडीए की कंस्टिट्यूएंसी है, इन दोनों को आपस में लड़ा दिया। एक कैंडिडेट राजपूत है, एक कैंडिडेट बैठकों का दौर चला। हाँ, अच्छा, आखिरी मुझे ये बता दीजिए, जो यहाँ पे गठबंधन है उनमें कौन कौन सी पार्टियां हैं, उनके क्या चुनाव निशान हैं, और उनमें जो छोटी पार्टियां हैं वो कौन कौन से जाति समूहों को रिप्रेजेंट करती हैं। शुरुआत करते हैं एनडीए से। एनडीए में कौन कौन है? भाजपा है। हाँ, एनडीए में भाजपा है, आप तो जानते हैं एवरीबॉडी कमल का निशान है। और जेडीयू हो गया, आपका तीर हो गया। तीर कमान है, तीर है, सिर्फ तीर है। और उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी ब्रैकेट में रामविलास, जिनका कि हेलीकॉप्टर है। पहले झोपड़ी था, पहले झोपड़ी वो फ्रीज हो गया, हेलीकॉप्टर था। और अलग अलग पार्टियां हो गई, अलग अलग पार्टी हो गई, एक एनएलजेपी हो गया, ये हो गया। और एक जीतन की पार्टी है। चुनाव निशान क्या है भाई, उनका तो याद ही नहीं आ रहा है मुझे। जितना अरे ऐसा मत करिए, जरा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का चुनाव निशान देखिए। चुनाव उनका देखिए। और एक ये हो गया राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये किसकी है? ये उपेंद्र कुशवाहा की है। उनका चुनाव निशान उनका भी याद नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय लोग, अरे अब चुनाव निशान तो बताना पड़ेगा सर। ना उनका ये था सिलेंडर था। हाँ, सिलेंडर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कढ़ाई, इनका कढ़ाई, उनका सिलेंडर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कढ़ाई और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सिलेंडर, गैस सिलेंडर। मिला से बड़े खुश हुए थे। अच्छा। तो ये तो एनडीए हो गया। और यूपीए निकलता है मुझे। इंडिया अलायंस में आरजेडी का तो लालटेन हो गया, कांग्रेस का पंजा, और ये विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी का पर्स है। अच्छा, और कोई है इनके गठबंधन में? भाकपा माले। तीनों माले का चुनाव निशान क्या होता है? भाकपा वाले का कचिया वाला, सिकल वाला जो है ना। नहीं, वो तो सीपीआई का है। सीपीआई का, इसमें तारा भी होता है। तारा भी, हाँ, एक करके कचिया हाथों सीपीआई का है फसल, गेहूं की बालियां और हसिया। सीपीएम का है हसिया और हथौड़ा। माले का क्या है? सीपीआई एमएल का चुनाव निशान देखिए, तारा बना हुआ है ऊपर। ये तारा है। बताइए, बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, देखिए। हाँ, तो ये 40 सीटों पर मुकाबला है। एक तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ क्या कहें, नीतीश कुमार का नेतृत्व तो नहीं है, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस है। जी हाँ, नीतीश कुमार तो हमको लगातार 2022 से हम देख रहे हैं, चुनाव दर चुनाव फीकापन उनका बढ़ता जा रहा है। हालांकि हमने ग्राउंड पे देखा कि विमेन कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी भी ब्रांड नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वजीफा पा रही लड़कियां हों, चाहे जीविका दीदियां हों। तो शायद बीजेपी को भी ये दिखता है, इसीलिए तमाम किंतु परंतु के बावजूद वो उनको महिलाएं और अति पिछड़ा, इसलिए अति पिछड़ा को भी टिकट केवल नीतीश कुमार की पार्टी से ही मिला, जनगणना होने के बाद भी। इसमें कंसोलिडेट हो गया है ना, राशन, उज्ज्वला, आयुष्मान, ये सब मिल करके एक वुमेन कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ वुमेन नीतीश जी और मोदी जी का तैयार हो गया है। और अभी जो अंतर देख रहे हैं वोट प्रतिशत का, बिहार में 6 से 10% का अंतर उत्तर दोनों के पुरुषों महिलाओं में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं निकल रही है वो मोर और लेस एनडीए के वोटर्स हैं। ऐसा आपको लगता है? दे कुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ दिस। आपको क्या लगता है? महिलाएं एनडीए की तरफ ज़्यादा है और पुरुष डिवाइडेड है। पुरुषों के साथ बहुत सारी दिक्कतें भी है, पलायन भी पुरुष बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग अब मैं पॉलिटिकल प्रोडिक्शन में नहीं जा रहा हूँ, वो नेता नगरी और एग्जिट पोल में हम करते रहते हैं। मास्टर क्लास के पीछे मंशा ये होती है कि एक राज्य को आप उसके भूगोल के सहारे, उसके नक्शे के सहारे, उसके इतिहास के सहारे जाने, ताकि अपने तय आप उस राज्य में और उसकी राजनीति में दिलचस्पी पैदा कर सकें। ये पूरी पेशकश आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आप तीनों लोगों ने इतना समय दिया, अपनी विद्वतापूर्ण टिप्पणियों से हमें और हमारे दर्शकों को समृद्ध किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लल्लन टॉप। थैंक यू।